Good morning, Keshav. Very good morning. Good morning, Archie. Good morning, Vinod. Okay, we'll just wait for 1 minute for everyone to join and then we will quickly start. Hi, all of you. Very good morning. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Welcome to lecture number 3 of CA Intermediate Fast Track course for Cost and Management Accounting. मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का करता हूं तहे दिल से स्वागत. On the count of 5, 4, 3, 2 and 1. Let's get started. So दोस्तों आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्ट. और मटेरियल कॉस्ट ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमेजिंग टॉपिक है और इस टॉपिक पे काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे. गुड मॉर्निंग करिश्मा. सबको मैं बता दूं कि इस बैच का एक अलग से ट्रैकर बनाया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्स का अलग से ट्रैकर बनाया गया है. कॉस्टिंग के या इंटरमीडिएट के जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो जो कॉस्टिंग का फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर फास्ट ट्रैक का ट्रैकर बनाया ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे कि किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है. गुड मॉर्निंग प्राची. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. एक एक कर शुरू करते हैं. अपने रजिस्टर्स में आएंगे और सभी जने टाइटल लिखेंगे चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट. और जैसे कि हम हमेशा करते हैं पहला पेज आप सेल्फ एनालिसिस का ब्लैंक छोड़ेंगे. सो मैं जितने भी नए बच्चे हैं उन सबको बता दूं यहाँ पर होता क्या है. हम लोग रजिस्टर में जब भी पहला पेज बनाते हैं, द फर्स्ट पेज ऑफ द रजिस्टर वेयर वी स्टार्ट अ टॉपिक, उस पेज पे टाइटल लिखते हैं सेल्फ एनालिसिस. और अब उस पूरे चैप्टर में कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जिसका हमें लगता है कि यार हमें उन पॉइंट्स को ना एक जगह पर कंपाइल कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन से पहले उतने पॉइंट्स हमने रिवाइज कर लिए कि हमारा काम हो जाएगा. तो वो सब पॉइंट्स स्कैटर्ड तरीके से लिखने की जगह हम सेल्फ एनालिसिस पेज पे लिखते हैं. तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सेल्फ एनालिसिस पेज बनाएं और जब भी जो भी पॉइंट मिले, देखो मुझे कुछ लिखवाना होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको भी अगर कोई चीज़ लगती है कि यार ये मुझे लिख लेनी चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 चीज़ें एग्जाम से पहले आपकी फ्रेंड्स होने वाले हैं. नंबर 1 AAA रजिस्टर इंडेक्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद. नंबर 2 सेल्फ एनालिसिस पेज. ये जो पेज आप मेंटेन कर रहे हैं रजिस्टर में, जब भी नया चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वो है सेल्फ एनालिसिस पेज. और नंबर 3 है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकर. जो ट्रैकर हम लोग अभी बना रहे हैं, ये ट्रैकर आपको डे बाय डे प्रोग्रेस बताता रहता है कि किस लेक्चर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है. और जिस दिन आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, जिस दिन आप सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे, उस दिन ये ट्रैकर आपकी बहुत मदद करेगा. तो ये तीनों चीज़ों को डिलीजेंटली आराम से अच्छे से आपको फॉलो करना है. ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू? चलिए. गुड मॉर्निंग बीना, गुड मॉर्निंग सौम्या. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी शुरुआत होने वाली है कॉस्ट मैट्रिक्स से. बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने क्या देखा है, हमने देखी है बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिन जिन की ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है फ्रॉम ऑल दीज लेक्चर्स विच आर गोइंग टू टेक हेंसफोर्थ. और मैंने आपसे कहा था कि बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में नहीं देखते हैं, उसके कंपोनेंट्स, उसके एविडेंसेस आपको सारे चैप्टर्स में मिलेंगे. तो टाइम एंड अगेन हम उसको वहाँ पर कवर करते रहेंगे. कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है? ये एक जाल है कॉस्ट अकाउंटिंग का. हमने देखे 3 ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट असरटेनमेंट, दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन और तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल. लेकिन रिडक्शन और कंट्रोल तो तब करोगे ना जब आप कॉस्ट असरटेन करोगे. और कॉस्ट असरटेन किसकी करनी है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट की. कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच द कॉस्ट इज टू बी असरटेन सेपरेटली. अब जब मुझे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालनी है तो मैं उसकी कॉस्ट कैसे निकालूंगा? मुझे कोई तो कॉस्ट कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. और अभी से पहले, मतलब बिफोर वी स्टडीड दिस सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमारा परसेप्शन ये था कि कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि वो टेंजिबली हमें दिखता है. जो नहीं दिखता है वो हमारे लिए कॉस्ट नहीं होती है. बहुत सिंपल है. मार्केट में जाकर, वैसे अभी तो मौसम नहीं है, अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आएगा, और इस बार तो प्रेडिक्शन है कि इंडिया में हीट वेव होने वाला है. मतलब आप लोगों को एडवांस में बता दूं, अप्रैल मई जून आर गोइंग टू बी डैम किलिंग हॉट इन इंडिया, ऑल द स्टेट्स. ठीक है, तो कुल्फ़ी का मज़ा लीजिएगा. तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कुल्फ़ी की, मटका कुल्फ़ी की. तो आप लोगों ने मटका कुल्फ़ी तो खाया होगा, मटका कुल्फ़ी, मेवा कुल्फ़ी, है ना. तो मटका कुल्फ़ी जब आप खाते हैं तो उसमें तो एक प्लेन मटका कुल्फ़ी आती है,
जिसमें जिसको हम कहते हैं ना रबड़ी कुल्फ़ी एंड ऑल, तो वो कुल्फ़ी बड़ी अच्छी लगती है। सपोज़ कीजिएगा 40 रुपए की वो कुल्फ़ी मिलती है। फिर वो बंदा कहता है कि हमारे पास एक केसर रबड़ी कुल्फ़ी है, मतलब यही रबड़ी की कुल्फ़ी है लेकिन उसमें केसर डालेगी है, वो 60 रुपए की है। तो हम लोग क्या सोच कर 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं? हम लोग किस चीज़ को ध्यान में रखकर 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ केसर को। मतलब ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट यू लिटिल बिट लैक ऑफ एजुकेशन। हम लोगों का परसेप्शन ये बनता है कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट होती है। गुड मॉर्निंग प्रशांत। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट होती है, हम उसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं है कि उसको बनाने के पीछे मजदूरी लगी होगी, लेबर लगी होगी और खर्चा लगा होगा, है ना। तो कॉस्ट मैट्रिक्स हमें कॉस्ट कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। तो बेसिक 3 कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। अब इन तीनों को दो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बहुत डिटेल चर्चा की है कल के लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 2 में भी शुरुआत में मैट्रिक्स पे बहुत डिटेल में चर्चा की। आज तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट का मतलब है जिसके बिना प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, वो है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मतलब जिसके बिना भी प्रोडक्ट बन सकता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। अगर मैं इन सभी डायरेक्ट को एक साथ लेकर आ जाऊं तो बनता है प्राइम कॉस्ट, एंड ऑल इनडायरेक्ट बॉट टुगेदर बिकम्स एन ओवरहेड। हम यहां पर आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, वो चैप्टर है डायरेक्ट मटेरियल का, चैप्टर नंबर 2। हाँ जी दोस्तों, तो मटेरियल चैप्टर जो है, इसका टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों के सामने है। अपने रजिस्टर्स में आप आएंगे, रजिस्टर्स में आके पहला पेज तो आपने सेल्फ एनालिसिस के लिए ब्लैंक छोड़ देना है, जो आपने छोड़ा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उसके बाद अगले पेज पे आप आकर टाइटल लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट टेबल ऑफ कंटेंट, और ये आप अभी नहीं लिखेंगे, ये आप क्लास के बाद लिखेंगे। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो तुरंत लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करो लिखो। जो लोग लाइव देख रहे हैं इसको आप बाद में लिखिएगा। एक पूरा पेज ब्लैंक छोड़ना है मटेरियल कॉस्ट चैप्टर के टेबल ऑफ कंटेंट का। ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद आप सीए फाइनल में जाओगे, मुझसे बस ये एक एक्स्ट्रा सीख ले लीजिए कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीख लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी कंसेप्ट जब आप पढ़ रहे हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि उसका दायरा क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसकी लिमिट क्या है। अगर वो आपने सेट कर ली ना, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान बन जाती है और आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट मतलब क्या है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स दैट यू हैव टू स्टडी इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस चैप्टर की अगर बात करूं मैं, मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर की, तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइव वाले बच्चों से अभी लिखने में ना जाए, अभी आप फोकस करें। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको मैंने एडवाइस किया है कि आप वीडियो को पॉज करें, लिख लें, फिर प्ले करें, ताकि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, वो कहीं पे भी मिस ना हो जाए आप लोगों का। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं लिखा है, जो आज के लेक्चर में होने वाला है, हम बेसिक्स पे बात करेंगे। बेसिक्स मतलब टाइप ऑफ मटेरियल, बेसिक्स मतलब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। ये एक बैकग्राउंड बनाएगा चैप्टर का, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन से कोई खास रिलेशन नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने सिर्फ एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट्स कवर किए। हमें देखना है, स्टार्ट करनी है हमारी जर्नी विद मटेरियल मैनेजमेंट। आज स्टार्ट हो जाएगा ये। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब क्या? हम मटेरियल को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे संभाल के रखते हैं। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ संभाल के रखना नहीं है, मैनेजमेंट का मतलब है सब कुछ, राइट फ्रॉम मटेरियल ऑर्डरिंग टिल रिसीविंग द मटेरियल, टिल प्रोसेसिंग द पेमेंट, टिल स्टोरिंग द मटेरियल, टिल इशूइंग द मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, एवरी सिंगल थिंग। मतलब मटेरियल से जुड़ी हर एक चीज़, हर एक राख रखाव को हम लोग कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। उसको हमें यहाँ पर समझना है। उसके अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन हैं जिसको हम देखेंगे, जिसको हम समझेंगे। जैसे कि बिल ऑफ मटेरियल, जैसे कि प्रोडक्शन बजट, जैसे कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट, और एमआरएन का एक और फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिटर्न नोट, जैसे कि बिन कार्ड्स, जैसे कि परचेज रिक्विजिशन, जैसे कि जीआरएन का फुल फॉर्म होता है गुड्स रिसीव्ड नोट, जैसे कि स्टोर्स लेजर, और जैसे कि मटेरियल ट्रांसफर नोट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का हम ओवरव्यू करने वाले हैं। किसी पे भी शॉर्ट आंसर आ सकता है, किसी पे भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। मटेरियल वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हमें देखना है। मोड्स ऑफ वैल्यूएशन दो होते हैं, एक होता है पीरियोडिकल, एक होता है परपेचुअल वैल्यूएशन।
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन हम लोग देखेंगे। मटेरियल को आपने रिसीव किया है, अब जितना मटेरियल आपने रिसीव किया है वो अलग अलग लॉट्स में आएगा, हर एक लॉट का अलग अलग रेट होगा। तो अब आप इसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे, मतलब मैं पहले वाले रेट से कंसिडर करूंगा या अभी वाले रेट से कंसिडर करूंगा, और इसी के लिए हमें अलग अलग मेथड्स पढ़नी है, जैसे कि फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये सारी मेथड्स हम यहाँ कवर करेंगे। देखो बेटा, बैच फास्ट ट्रैक है, कंसेप्ट कोई भी नहीं छूटेगा, डे 1 पे मैंने प्रॉमिस किया था। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल अगर है तो मटेरियल से जुड़े चैलेंजेस के बारे में सोचिए। मटेरियल से जुड़े क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? देयर कैन बी लॉस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव, ऑब्सोलिसेंस। इनका ट्रीटमेंट क्या है हमें देखना है। ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्न्स इन स्टोर्स लेजर। मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जब वापस प्रोडक्शन से स्टोर में जाता है तो क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा? ये टेबल ऑफ कंटेंट इतना काम आएगा कि एग्जामिनेशन से पहले रिविजन्स के समय आप अगर इसको पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में पूरा चैप्टर घूम जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर में ये सारी चीज़ें मुझे कवर करनी थी और ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर फिर आएगा दूसरा पार्ट, बेसिक क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव वेंडर और सप्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल इज समथिंग जिसके हमेशा अल्टरनेटिव्स होते हैं। चाय और कॉफ़ी का एक एवरग्रीन एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक्स के अंदर हमने देखा है ना। मतलब लोग इसका ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं? बिकॉज ये दोनों एक ऐसे प्रोडक्ट है जो आपस में कंपेरेबल है। तो मटेरियल इज समथिंग विच ऑलवेज हैज अल्टरनेटिव। मटेरियल इज समथिंग जिसके अल्टरनेटिव सप्लायर्स हो सकते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल के क्वेश्चंस हमें देखने हैं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग पे हम लोग पहुंच सकें। असरटेनमेंट ऑफ ऑर्डर साइज। चलिए, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑर्डर करना है, तो कितना ऑर्डर करना है, हाउ टू डिटरमाइन एन ऑर्डर साइज। ये सारे टर्म्स अभी शायद आपको नहीं पता है। देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्स से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। आइडियली कोई भी बच्चा जब फर्स्ट टाइम पढ़ता है ना तो उसकी शुरुआत रेगुलर से ही होनी चाहिए, बट फिर भी मैं फास्ट ट्रैक कोर्स में कोई भी कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उतना बॉटम में नहीं जा पाऊंगा जितने बॉटम में मैं रेगुलर लेक्चर में जाता हूं। तो ऑर्डर साइज से जुड़े सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे। व्हेन प्राइस पर यूनिट डू नॉट चेंजेस विद ऑर्डर साइज। व्हेन प्राइस पर यूनिट डू नॉट चेंजेस विद ऑर्डर साइज, इसका मतलब क्या है? नो क्वांटिटी डिस्काउंट इज अवेलेबल। एक जनरल प्रिंसिपल पता है क्या होता है? जब भी हम बल्क परचेजेस करते हैं हमें डिस्काउंट मिलता है, कम खरीदते हैं डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे दो अजम्पशंस में ऑर्डर साइज डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर हम EOQ मॉडल देखने वाले हैं, उससे रिलेटिंग सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। दूसरा, व्हेन परचेज प्राइस पर यूनिट चेंजेस विद ऑर्डर साइज, मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट इज अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे वो देखेंगे। इन्वेंट्री लेवल्स के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। अलग अलग लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ये सारे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज नाम का एक कंसेप्ट है, वो देखेंगे। और इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ टूल्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एक ब्रॉड सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, बहुत दिनों से गला खराब चल रहा है। एक ब्रॉड लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बना दी है, जिसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर हमें कितना कवर करना है और कहीं कोई पॉइंट हमने छोड़ तो नहीं दिया। स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मटेरियल के साथ। सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर स्लाइड्स दिखाई है, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सब कुछ आपको मिलता है। आप सिंपली जाकर अगर अपना गूगल ड्राइव का फोल्डर चेक करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो गूगल ड्राइव के फोल्डर में सब कुछ आपको मिलता है। सबसे ऊपर मेरे नोट्स है, नोट्स में 2 फोल्डर है, अंशुल सर बुक, मतलब जो मेरी बुक आपको दी गई है वॉल्यूम 1 2 3, उसका PDF, और उसके बाद में सॉल्यूशन। तो ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना ये आपको सॉल्यूशन फोल्डर में मिलने वाला है। बट स्टिल काफ़ी बार बच्चा पूछता है, सर आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हो, आप जो क्लास में लिख रहे हो, वो हमें भी लिखना ज़रूरी है? सिंपल सी चीज़ समझना, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना दिमाग में जाएगा। आपके हाथ आपका इनपुट डिवाइस है, आपकी आंखें आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आपका ब्रेन जो है ना, ये आपका CPU है, आपकी मेमोरी यहाँ पर है। तो जितना आप लिखते जाओगे ना, मेमोरी में वो कैप्चर होता जाएगा। तो लिखने की आदत को कभी कम मत करना।
चाहे कितने कंप्यूटर्स आ जाए, कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितने भी डिवाइसेस आ जाए, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, नेवर एवर गिव अवे योर हैबिट ऑफ राइटिंग। मैं आज भी अपने डेस्क पे स्टिकी नोट्स लेकर बैठता हूँ, एक डायरी लेकर बैठता हूँ, सारी चीज़ें लेकर बैठता हूँ, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिखता ज़रूर हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। जय गुड़गांव, थैंक्स टू गुड़गांव। इतना ज़्यादा पोल्यूशन और इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन का कांट टेल यू। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ मटेरियल। आवाज़ मेरी आ रही होगी, थोड़ी फट रही होगी, दैट्स ओके, जेन्युइनली फट रही है, अदरवाइज आवाज़ आ रही होगी। गुड मॉर्निंग अंतरा, गुड मॉर्निंग। नाउ मटेरियल दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, जिसका वन ऑन वन रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट के साथ। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, जिसका वन ऑन वन रिलेशनशिप नहीं होता है, जिसके बिना भी प्रोडक्ट बनाना मुमकिन है, पॉसिबल है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। एक बिल्डर है, जो बिल्डर है वो कंस्ट्रक्शन में एंगेज्ड है, मतलब वो घर बनाता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ऑफिसेस बनाता है, बनाकर बेचता है। अब वो जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए, एसेंशियल मटेरियल चाहिए, जैसे कि स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए, गिट्टी चाहिए, है ना, ये सब मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन बाकी का जितना भी मटेरियल है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। सर और क्या मटेरियल लगता है? और मटेरियल मतलब टैंजिबल सब्सटेंस। उनका ऑफिस है, ऑफिस के अंदर प्रिंटर है, प्रिंटर में पेपर चाहिए, वो भी मटेरियल है। उनके ऑफिस में कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी मशीन एसेट है, लेकिन कॉफ़ी मशीन के अंदर कॉफ़ी का पाउडर डालना पड़ता है, वो भी मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। कस्टमर सेल्स इंक्वायरी के लिए आते हैं तो कस्टमर को ब्रोशर दिया जाता है, वो भी मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल मतलब जिसका वन ऑन वन रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट मतलब जिसका वन ऑन वन रिलेशनशिप नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मार्क कीजिएगा पैकिंग मटेरियल को लेकर। तो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट पैकेजिंग मटेरियल जो होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल जो होता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। अब आप अगर चाहें ना तो इस पॉइंट को सेल्फ एनालिसिस पेज पर जाकर लिख सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल इज इनडायरेक्ट मटेरियल। सर हाउ कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल? बिल्कुल ये लीजिए, आपने मार्केट में पॉली पैक वाले मिल्क देखा होगा, दूध की थैलियाँ जो आती है। अब वो जो दूध है वो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वो है प्रोडक्ट, लेकिन वो दूध कैसे दिया जा रहा है? वो दूध दिया जा रहा है पॉली बैग में। वो जो पॉली बैग है वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब जिसके अंदर वो प्रोडक्ट को दिया जाता है। डेयरी मिल्क की अगर मैं बात करूं तो डेयरी मिल्क एक फॉइल पेपर में आता है, फिर उसके बाद में वो पर्पल कलर का रैपर होता है, ये उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। आई मीन प्राइमरी पैकेजिंग इज द पैकेजिंग विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट, टू हैंडल, टू स्टोर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन अ प्रॉपर मैनर। आप एक बार सोचिए कि डेयरी मिल्क जो है ये खाने का प्रोडक्ट है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग ना हो तो वो प्रोडक्ट की तो शेल्फ लाइफ नहीं बचेगी, खराब हो जाएगी, है ना। तो उसको जब पैक किया जाता है तो उसको इस एयर टाइट तरीके से पैक किया जाता है ताकि उसमें एयर एंटर ना हो, बैक्टीरियाज एंटर ना हो और वो डेयरी मिल्क का प्रोडक्ट खराब ना हो। समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब सपोर्टिंग पैकेजिंग। भैया एक कैरी बैग देना, सपोर्टिंग पैकेज है। आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हो, वो जो कार्टन बॉक्स है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। लेकिन आप अगर डोमिनोज में देखते हैं पेपर बैग मिलेगा, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी पैकेजिंग इज इन डायरेक्ट मटेरियल, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल इज अ डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ब्रीफली समझेंगे। हमने क्या देखा था? एज अ लेमैन हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, किसी भी चीज़ की कॉस्ट को सिर्फ मटेरियल कॉस्ट में देखते हैं।
कुल्फी का एग्जाम्पल लिया है, केसर कुल्फी के लिए हम लोग 20 रुपए ज़्यादा देने को तैयार है क्योंकि केसर कुल्फी है। कई पानीपुरी वालों के यहाँ पे लिखा होता है हमारे यहाँ बिस्लरी की पानीपुरी मिलती है, तो लोग उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं और कंज्यूमर पे भी करता है। किस वजह से पे करता है? क्योंकि वहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, बिस्लरी की पानीपुरी है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट वन थिंग। मटीरियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट एलिमेंट। हाँ, ये कहना गलत होगा इट इज द ओनली कॉस्ट एलिमेंट, बट इट इज अ कॉस्ट एलिमेंट। इट इज ससेप्टेबल टू प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। मटीरियल की अगर बात करें तो मटीरियल जो है इसमें कॉन्स्टेंटली प्राइस चेंजेस होते रहते हैं। सत्य है, जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में कंज्यूम होने वाला आलू और प्याज 50% से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम लोग दूसरे देशों से खरीदते हैं। और देश का नाम बताऊंगा तो आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो देश का नाम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मतलब इंडिया में खाए जाने वाला हर दूसरा आलू और प्याज या तो अफगानी है या पाकिस्तानी है। मतलब हमारे देश में उतना भी आलू प्याज नहीं उगता जितना हमारे देश में खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सिंपल सी चीज़ है, जब मैं कोई चीज़ कहीं और से खरीद रहा हूँ तो उसके दाम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर तो हो गया कि भाई जो हमारा सप्लायर है उसकी कॉस्ट क्या है। दूसरा फैक्टर हो जाता है डिमांड सप्लाई का गैप क्या है। कई साल पहले की बात है, चाइना में मास कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो चाइना ने क्या किया, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे कहा कि तुम्हारे देश में जितना भी सीमेंट बन रहा है हम वो पूरा सीमेंट खरीदने के लिए तैयार हैं। उस समय मुझे याद है इंडिया के अंदर सीमेंट के प्राइसेस बढ़ गए थे। इसीलिए बढ़ गए थे क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप है। इंडियन सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को चाइनीज़ कंपनी ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था और ये कहा था तुम जितना बना सकते हो बनाओ, हम पूरा के पूरा सीमेंट खरीदेंगे, और अच्छा दाम भी मिल रहा था। अब आप सोचिए एज अ सेलर, अगर आपको कहीं से ज़्यादा बेटर प्राइस मिल रही है, चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, तो आप क्यों नहीं लेंगे। अब सपोज कीजिए उस समय किसी इंडियन कंज्यूमर को सीमेंट की ज़रूरत है, तो थोड़ी ना उसको कोई सस्ते में मिलेगा, क्योंकि सीमेंट बेचने वाला अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगा। तो एज एन entrepreneur, always think that cost is something which is going to fluctuate. It is susceptible का मतलब है vulnerable का मतलब है exposed. It is exposed to price fluctuations. उसके दाम बढ़ते घटते रहेंगे। अभी जैसे आपने देखिए रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी है। इसका मतलब है कि अब अगर अमेरिका इंडिया से स्टील खरीदना चाहता है, आयरन खरीदना चाहता है, एल्यूमिनियम खरीदना चाहता है, तो इंडियन स्टील एल्यूमिनियम उनको महंगा पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है, इंडिया की जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, उसको बुरी तरह झटका लगा। स्टॉक के प्राइसेस गिर गए। क्यों गिर गए? हर चीज़ का कनेक्शन ढूंढो। बिकॉज डिमांड सप्लाई, जो इन्वेस्टर है उसने समझ लिया कि हाँ यार, एक स्टील कंपनी में आप पैसा लगाएंगे, स्टील कंपनी के ऑर्डर्स गिरने वाले हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है इंडियन स्टील का, वहाँ पर ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दिए। तो आप जब भी बिजनेस करेंगे तो आपको ये देखना है कि मेरी मटेरियल की कॉस्ट चेंज होती रहेगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स होते हैं। यूक्रेन का वॉर हुआ था, यूक्रेन का वॉर होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जो सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। मटीरियल इज समथिंग विच रिक्वायर्स प्रिजर्वेशन अंडर स्पेशल कंडीशन और एनवायरनमेंट और स्पेशल पैकेजिंग। काफ़ी बार हम लोग ये सोचते हैं, पुराने घरों में, राजस्थानी घरों में, गुजराती घरों में, मारवाड़ी घरों में, कई घरों में आज भी होता है और पहले ही होता था, हम साल भर का अनाज जो है उसको स्टोर करके रखते थे। मुझे अभी भी याद है मेरे नाना जी ऐसा करते थे। जब भी मार्केट में नया गेहूं आता था ना, तो 4 बोरी 6 बोरी गेहूं ला कर रख देते थे। मार्केट से आया हुआ नया गेहूं, फ्रेश फसल, कम दाम में मिलता था, फसल अच्छी मिलती थी, घर पे लाते थे, उसको स्टोर करके रखते थे। घर पे लाने के बाद फिर नानी जी और सारे जो मोहल्ले की औरतें हैं वो जमा होती थी, गेहूं को छानती थी, कंकर वगैरह निकालती थी, साफ करके उस गेहूं को एक टंकी में भर के रखा जाता था। और फिर उसमें जीव जंतु ना पड़ जाए, उसमें कीड़े ना पड़ जाए, इसीलिए उसमें कुछ और चीज़ें डाली जाती थी, मे बी लाइक नेप्थलीन बॉल्स और समथिंग लाइक दैट। और फिर जब जब ज़रूरत पड़ती थी तो नाना जी गेहूं को डब्बे में भर कर ले जाते थे और आटे की चक्की पे ले जाकर उसका आटा पिसवा के लाते थे। ये तो एक बहुत मैक्रो लेवल का एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारी कंपनीज भी ऐसे ही मटेरियल मैनेजमेंट करती है,
क्योंकि सेकंड नंबर पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको पता है कि मटेरियल के प्राइजेस चेंजेस होते रहते हैं, प्राइजेस दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप उन चेंजेस प्राइजेस से बचने के लिए एक साथ काफ़ी मटेरियल खरीद के रखते हैं। और अगर खरीद के रखते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मटेरियल ख़राब हो सकता है, तो उसको हो सकता है आपको प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस लेनी हो, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज। अगर आपने सुना होगा, दे आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउसेज, रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस, जहाँ पर ठंडे मौसम में, ठंडे क्लाइमेट में 3 डिग्री 4 डिग्री के अंदर सामान को रखा जाता है। खाने का सामान खराब नहीं होता है, अलग तरीके की पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। मटीरियल इज समथिंग विच ऑलवेज हैज़ अल्टरनेटिव्स, है ना, हमेशा उसके अल्टरनेटिव्स होते रहेंगे। चलो ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, कोई ना कोई अल्टरनेटिव मिलता रहेगा। मटीरियल इज समथिंग विच रिक्वायर्स मैनेजमेंट। मटीरियल मैनेजमेंट पे डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। मटीरियल इज समथिंग दैट कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। चलिए, हमें पता है कि हमें मसाले चाहिए। सपोज़ मेरा एक रेस्टोरेंट है या मेरी कोई दुकान है, मुझे पता है मुझे मसाले चाहिए, मुझे बहुत क्वांटिटी में मसाले चाहिए, तो मैं ये मसाले अलग अलग जगह से ले सकता हूँ। आज तक मैं ये मसाले महाराष्ट्र के कोल्हापुर से लेता था, चलो ठीक है, टेस्ट अच्छा बैठ रहा था, सब कुछ बैठ रहा था। लेकिन अब कोल्हापुर के व्यापारियों ने ना डिसाइड किया कि ऑल ऑफ द सडन हम हमारा प्राइस हाइक कर देंगे, तो मसालों के दाम बढ़ गए। अब मसालों के दाम बढ़ गए तो उससे मेरी कॉस्ट बढ़ गई। अब मेरे पास दो ही अल्टरनेटिव है, या तो मैं भी अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाऊं, या फिर, क्योंकि अगर मैं सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, या फिर मैं कोई दूसरा सप्लायर ढूंढ लूँ जहाँ से मुझे वही मसाले, उसी टेस्ट के मसाले थोड़े कम दाम में मिले, ताकि मेरा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो मैं ठीक है, चलो अब कोल्हापुर से मसाले ना लेकर मैं काम करता हूँ, मैं राजस्थान चला जाता हूँ, क्योंकि राजस्थान के मसाले भी बड़े फेमस हैं, और मैं वहाँ जाकर परचेजिंग करता हूँ। मटीरियल इज समथिंग जो आपकी फिनिश गुड्स की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, और ये बात बहुत लॉजिकल है। कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य है कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो शब्द मैंने यूज़ किया ना, कॉस्ट रिडक्शन, इट शुड नॉट कम एट द रिडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, फिनिश गुड्स। कॉस्ट रिड्यूस करना है, बिल्कुल बेशक रिड्यूस करना है, लेकिन हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को एपी सेंटर में रखना है कि हमारा जो फिनिश गुड्स है ना, उसकी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर फिनिश गुड्स की क्वालिटी कम होगी तो फिर भैया परेशानी है, तब फिर तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। एंड मटेरियल दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट में एग्जैक्टली हमें क्या क्या लगने वाला है, ये मैं चाहूँगा पहले आप मेरे साथ आकर अपने रजिस्टर्स में लिखते चलें। Come to your register and write down material management. Is everything getting clear to all of you? सबको समझ में आ रहा है बेटा? कहीं कोई परेशानी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रही है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली चीज देखनी है हमें मटेरियल मैनेजमेंट। जब मैं बात करता हूं मटेरियल मैनेजमेंट की, मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है, थोड़ा ब्रॉडली सोचने की कोशिश करना है, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब क्या, वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय मटेरियल मैनेजमेंट। जब मैं ये शब्द को सुनता हूँ, सोचता हूँ, तो उस एंगल से, उस लेवल से मुझे सोचना है। सबसे पहली बात, मटेरियल मैनेजमेंट मतलब मटेरियल को पूरी तरह मैनेज करना, देखना, देखभाल करना। तो मटेरियल मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने कई तरीके के सवाल आते हैं। आप ये लिखेंगे नीचे, उसके सवाल आते हैं। सवाल, challenges faced in material management. Inventory, material, they are the interchangeable words. What are the challenges that we face? सबसे पहला चैलेंज आता है how much quantity to order. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि इजी होगा समझने में। मैं एक मिठाई की दुकान चलाता हूँ, ठीक है, और ये मिठाई की दुकान में मैं अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बनाता हूँ। बेस्ट टॉप मोस्ट मिठाई की दुकान है मेरे शहर की। अब मुझे ये देखना है कि मुझे मिठाई बनाने के लिए मेन जो मटेरियल चाहिए, मेन इररिस्पेक्टिव ऑफ मिठाई, एक तो घी मुझे बहुत चाहिए, शक्कर मुझे बहुत चाहिए, ड्राई फ्रूट्स मुझे बहुत चाहिए, केसर मुझे बहुत चाहिए, और पांचवी चीज़ मैं कहता हूँ बर्क।
वर्क जो आपने सुना होगा ना, चांदी का वर्क आता है, सोने का वर्क आता है, ये मुझे बहुत चाहिए। मैंने क्या किया, जितने भी आइटम्स मुझे चाहिए ना, उनमें से वो टॉप 5 आइटम्स निकाल दिए जो कि बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स हैं। वैसे तो चाहिए दूध भी, चाहिए मावा भी, ये सब चीज़ें भी, बट इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और ये मैं एक साथ साल भर का खरीद के नहीं रख सकता, मैं साल भर का दूध एक साथ खरीद के नहीं रख सकता। तो मैंने ऐसे 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, ध्यान से सुनना, जिन 5 प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ अच्छी है। प्रोडक्ट तो ये भी पेरिशेबल है, लेकिन पेरिशेबिलिटी में भी डिफरेंस होता है, समझना। दूध भी पेरिशेबल है तो घी भी पेरिशेबल है, लेकिन दूध आप कितने समय तक स्टोर करके रख सकते हो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन है, उस पर एक लिमिटेशन है, बट देयर इज नो सच लिमिटेशन ऑन घी। चलो लिमिटेशन है भी तो घी की लाइफ ज़्यादा है, शक्कर की लाइफ ज़्यादा है ना। तो मैंने ऐसे 5 प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो बहुत महंगे हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। कौन से 5 प्रोडक्ट निकाले? मैंने निकाला है घी, मैंने निकाला है शक्कर, शुगर, मैंने निकाले हैं ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद मैंने निकाला है केसर, और लास्ट प्रोडक्ट मैंने निकाला है वो है बर्क। अब ये सब जगहों से मैं अलग अलग चीज़ें ले सकता हूँ। मेरी शॉप जो है उसका ज़बरदस्त सेल है, तो मुझे साल भर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए मैं बेस्ट जगह से खरीदूँ, जो चीज़ जहाँ पर बनती है ना, मैं वहाँ से खरीदूँ। तो सबसे पहले घी, तो घी के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जो भी घी है, जैसे मुझे पर्टिकुलरली एक जो ब्रांड पसंद है, 2 ब्रांड पसंद है घी का, एक अमूल और एक गोवर्धन नाम का ब्रांड आता है। ये 2 ब्रांड के घी बड़े पसंद है, तो मुझे ये ब्रांड के घी अच्छे लगते हैं। तो चलिए सपोज कीजिए मैंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भैया साल भर मैं घी आपसे लूँगा, यहाँ पंगा नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है शक्कर। तो एक शक्कर बनाने वाली कंपनी जो है उसके साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आप मुझे साल भर शक्कर प्रोवाइड करोगे, इतनी इतनी क्वांटिटी शक्कर, रेट हमने फिक्स कर लिया। अब आता है ड्राई फ्रूट। जो ड्राई फ्रूट जहाँ से बेस्ट बनता है वो मैंने वहाँ से खरीदना है। जैसे मैं अमेरिकन बादाम यूज़ करता हूँ। अमेरिकन बादाम जो है, और ड्राई फ्रूट का जो होलसेल मार्केट है वो है दिल्ली में, खारी बावली में, दिल्ली में। तो मैंने खारी बावली के एक शॉपकीपर को पकड़ लिया जो मुझे साल भर ड्राई फ्रूट सप्लाई करेगा, सही रेट पे सप्लाई करेगा। केसर तो मैं जा रहा हूँ कश्मीर में, केसर उगती कहाँ है, कश्मीर में, तो उसका सप्लायर कहाँ बैठा है, कश्मीर में, तो मैं कश्मीर से लूँगा। बर्क भी जो है वो कश्मीर से आता है, तो कश्मीर से मैं लूँगा। तो पॉइंट समझना, मैंने ना अपने सप्लायर सेलेक्ट करके रखे हैं, उनके साथ प्राइस फिक्स करके रखा है। लेकिन पंगा और परेशानी मटेरियल मैनेजमेंट करते समय मेरे सामने जो कुछ सवाल है, वो पहला सवाल है कि मैं कितना ऑर्डर करूं। जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, एवरी सिंगल टाइम वेन एवर आई विल प्लेस एन ऑर्डर, तो मैं उसको क्या कहूं, कितनी क्वांटिटी भेजो, उसको कहते हैं ऑर्डर साइज। क्या कहते हैं, ऑर्डर साइज। सर क्या परेशानी है, शक्कर चाहिए ना, साल भर में जितनी शक्कर लगती है एक साथ मंगा लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर आप साल भर में एक ही ऑर्डर प्लेस करो और साल भर में जितना शक्कर चाहिए मंगवा लो, साल भर में जितना घी चाहिए मंगवा लो, साल भर में जितना ड्राई फ्रूट चाहिए मंगवा लो, जितनी केसर चाहिए मंगवा लो, जितना बर्फ चाहिए मंगवा लो। बिल्कुल मंगवा लूंगा। उसके नुकसान क्या है पता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान, 2 शब्दों के बीच में हम लोग बात करेंगे, उसको हम कहेंगे ओवर स्टॉकिंग। अगर मेरा ऑर्डर साइज बड़ा होगा, अगर मैं एक साथ सारी क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा, तो मेरे पास ओवर स्टॉकिंग होगा, मुझे बहुत ज़्यादा वेयरहाउस लगेगा, वेयरहाउस का रेंट लगेगा, वेयरहाउस में इतना सामान पड़ा रहेगा, उसका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अरे एक चिंगारी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अगर एक चिंगारी लग गई तो ये घी, ये मेवा सब जलकर राख हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में साल भर का स्टॉक रख रहा हूँ, मैं पूरा इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा स्टॉक जलकर खाक हो जाएगा। इजंट इट? देखो, मटेरियल मैनेजमेंट से जुड़े पहले प्रॉब्लम्स को समझो तो सोल्यूशन दिमाग में क्लिक होंगे। तो ये बात तो निश्चित है सर कि एक साथ आप पूरे साल भर का ऑर्डर नहीं कर सकते, पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मुझे सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा। सपोज करो मैंने पैसा बैंक से लोन लिया है, मैंने कैश क्रेडिट लिया, ओवरड्राफ्ट लिया, उस पर मेरा इंटरेस्ट का मीटर चलता रहेगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगी जो अलग, इंश्योरेंस कॉस्ट लगेगी अलग, अच्छा टाइम एंड अगेन उसको मेंटेन करते रहना पड़ेगा। शक्कर है, चींटियाँ लग सकती है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसकी कुछ लेबर की कॉस्ट होगी वो अलग लगेगी, कुछ स्पेशल पैकेजिंग कॉस्ट होगी वो अलग लगेगी। तो प्लीज़ समझिए, मटेरियल एक साथ ऑर्डर करने में हरकत नहीं है, लेकिन उनकी ये सब कॉस्ट लगती है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कैरिंग
कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहते हैं बेटा जी? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है सर। फिर एक काम करो सर, ये बात आपने सही कही, एक साथ सब कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, टुकड़ों टुकड़ों में ऑर्डर करो। सर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करो। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कर सकते हैं। उससे क्या होगा? मेरी हैंडलिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम लगेगी, लेकिन उसका भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम का वर्ड का नाम है स्टॉक आउट। जैसे ओवर स्टॉकिंग एक प्रॉब्लम है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम एंड जो है वो है स्टॉक आउट होना। स्टॉक आउट का मतलब क्या? अब मेरे पास एक कस्टमर आ गया, डिमांड कर रहा है, और मैं कह रहा हूं सॉरी आई एम आउट ऑफ स्टॉक, मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, मैं बना के ही नहीं दे सकता हूं, मैं प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता हूं आपको। क्यों नहीं बेच सकता हूं? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं टुकड़ों टुकड़ों में रॉ मटेरियल ऑर्डर करता हूं। तो मटेरियल मैनेजमेंट में ना दोस्त, सबसे पहला सवाल है कि व्हाट शुड बी माय ऑर्डर साइज सो दैट देयर इज नीदर ओवर स्टॉकिंग नॉर स्टॉक आउट। ये दोनों पॉसिबिलिटी से मुझे बचना है, इसका एक इक्विलिब्रियम मुझे फाइंड आउट करना है। देन व्हेन टू ऑर्डर, चलो ठीक है, पहला है हाउ मच टू ऑर्डर, दूसरा है व्हेन टू ऑर्डर, कितने कितने दिनों से मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। यार मैं तो बिजनेसमैन हूं, मेरे को ये कॉस्टिंग अकाउंटिंग ये सब नॉलेज नहीं है। आप मुझे ये सारे कैलकुलेशंस करके दोगे ना कि मुझे कितना ऑर्डर करना है, कितने कितने दिनों से करना है, मुझे क्या इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, इन सब की शुरुआत हमारे घर से होती है, किचन से होती है। हमारे घर में जो किचन है ना, वो एक स्टोर है, वेयर हाउस है। मम्मी बराबर देखना, मम्मी को पता है कि पापा का लीड टाइम क्या है। लीड टाइम का मतलब समझते हो? लीड टाइम का मतलब होता है द टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड एक्चुअली रिसीविंग एन ऑर्डर। सभी के घरों में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पापाज होते हैं। किसी के पापा प्रोएक्टिव पापा, प्रोएक्टिव पापा मतलब मम्मी के ऑर्डर देने से पहले ही पापा जाकर चीज लेके आते हैं। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक तरीके से पापा ही करते हैं, मम्मी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ घरों में ऐसी औरतें होती हैं जिनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके घर के हस्बैंड जो है बोलने से पहले ही सारा मटेरियल रिफिल करके रख देते हैं, एक्स्ट्रा ही ला के रख देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव पापा होते हैं, उनकी वाइफ परेशान है, उनकी वाइफ कहती है अरे अजीत तुम समझते ही नहीं हो, इतना सामान ला के रख देते हो जिसकी जरूरत ही नहीं है, उसको संभालना मुझे पड़ता है, घर में चूहे हो रहे हैं, छिपकलियां हो रही है, चींटियां हो रही है, क्या तुम कर रहे हो, हमारे रहने की जगह नहीं बचेगी, तुमने घर को गोदाम बना दिया। एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव पापा। फिर दूसरे प्रोएक्टिव पापा जो ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करते लेकिन स्टॉक आउट भी नहीं होने देते, अपने आप इन्वेंट्री का लेवल चेक करते हैं, चाय कितनी है, शक्कर कितनी है, आटा कितना है, घी कितना है, दाल कितना है, चावल कितने, और बराबर लाकर भर देते हैं। फिर नॉटी पापा, नॉटी पापा मतलब उसके नीचे वाले, जहां पर मम्मी इन्वेंट्री मेंटेन करती है और पापा को कहती है लेकर आओ, पापा बोलते हैं अभी लाता हूं, कल लाता हूं, परसों लाता हूं, और डेलिबरेटली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पापा डेफर करते जाते हैं चीजों को। अरे लाता हूं भाग्यवान, अरे भाग्य, फिर मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता है फाइनली। अरे भाग्यवान आज की चाय क्यों नहीं मिली? आज की चाय नहीं मिलेगी, कल भी नहीं मिलेगी, परसों भी नहीं मिलेगी, तब तक चाय नहीं मिलेगी जब तक घर में चाय पत्ती और शक्कर नहीं आ जाता। अरे भाग्यवान ऐसे क्या कर रही हो? फिर तो मेरे को बता देती, तुमको मैंने 10 दिन पहले बोला था चाय पत्ती खत्म हो रही है, शक्कर खत्म हो रही है, 10 दिन से मैं बोल रही हूं, तुम लेकर नहीं आ रहे हो। ये है नॉटी पापा। कैसे पापा? नॉटी पापा। लेकिन अब तो ऑनेस्टली ब्लिंकिट, जोमैटो, जेप्टो ये सब आने के बाद, इंस्टामार्ट आने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ये तो घर की बात होगी, कंपनी के लेवल पे थोड़ी जेप्टो होता है ना। इन्वेंट्री लेवल क्या मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कहा, अभी हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया, मैं अगर केसर ऑर्डर कर रहा हूं कश्मीर से और मेरा जो प्लांट है वो है महाराष्ट्र में, मेरा रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में, तो बेटा कश्मीर से महाराष्ट्र में आने में भी तो टाइम लगेगा। ऑर्डरिंग टाइम होता है, ऑर्डर देने के बाद सामने वाला उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग टाइम होता है, प्रोसेस करने के बाद ट्रांजिट टाइम होता है, रास्ते में कंटिजेंसी को कंसिडर करना पड़ता है। जब एक ट्रक चल के निकलेगा कश्मीर से और वो ट्रक पहुंचेगा महाराष्ट्र, तो इतने सारे स्टेट्स क्रॉस करेगा, कहीं पे भी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वो कंसिडर करना पड़ता है। किसको ऑर्डर करना, अगला सवाल, whom टू ऑर्डर, किसको ऑर्डर करना। मटेरियल अगर ऑर्डर करना है तो किसको ऑर्डर करना? आपके पास तो अलग अलग सप्लायर्स हैं, तो उन सप्लायर्स में से आखिर वो कौन सा सप्लायर है जिसको एक्चुअल में मटेरियल ऑर्डर किया जाए, ये हमें सोचना है। हु विल सेलेक्ट द वेंडर? अब हम यहां पे घर की नहीं, अब कंपनी लेवल की बात कर रहे हैं।
बाद में ब्लेम गेम चालू होगा, मैंने तो मटेरियल मंगाया ही नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैंने तो वो बोला ही नहीं, मैंने इसको ऑर्डर दिया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है बहुत सिस्टमैटिकली होना चाहिए, हर जगह पे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होना चाहिए। देयर शुड बी अ पर्सन हु इज अ डेजिग्नेटेड हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो हमें देखना है। तो वो अथॉरिटी कौन है, वो डिसीजन कौन लेगा कि वेंडर सिलेक्शन कौन करेगा, प्राइजेस कौन नेगोशिएट करके डिटरमाइन करेगा, हु विल वेरीफाई द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड। मतलब हम लोग अभी यहां देख रहे हैं व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग एंड व्हाट ऑल कैन बी डन टू फिक्स दोज रॉन्ग थिंग्स। तो कंपनी लेवल पे मटेरियल ऑर्डर कर दिया और मटेरियल रिसीव हुआ, तो जब मटेरियल रिसीव होगा तो किसी को तो वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों क्या होगा, हमने ऑर्डर कुछ क्वांटिटी की, रिसीव कुछ और ही क्वांटिटी हुई, तो देयर में बी डिस्क्रिपेंसी, और फिर डिस्क्रिपेंसी होगी तो सवाल ये आएगा कि ये लॉस कौन बियर करेगा। सप्लायर कहेगा भैया देखो मैंने तो पूरा मटेरियल भेजा है, आपको चेक कर लेना चाहिए था, आपकी गलती है। हर एक इंसान अपनी लायबिलिटी को रेलिंक्विश करने की कोशिश करेगा। हमें ये सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, एक प्रॉपर कॉस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर पूरा वॉक थ्रू, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू करना पड़ेगा कि हमारे प्रोसेसेस कैसे होंगे। हु विल रिसीव एंड एंटर द गुड्स इन द वेयरहाउस। चलिए मटेरियल आ गया, कंपनी में पहुंच गया, अब कंपनी में पहुंचने के बाद उसको गोदाम तक कौन भेजेगा, हु विल प्रोसेस द वेंडर और सप्लायर पेमेंट्स। मटेरियल तो आ गया और हमारे वेंडर जो है, हमारे सप्लायर जो है, वो चिल्ला रहे हैं पेमेंट्स के लिए, अरे भैया पेमेंट नहीं हो रही है टाइम पे, तो क्या, तो भी प्रॉब्लम है, तो वो कौन देखेगा। एंड इज देयर एनीवन लायबल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एंड हाउ डू वी मेक पीपल अकाउंटेबल। तो जब हम कहते हैं ना बेटा मटेरियल मैनेजमेंट, तो मटेरियल मैनेजमेंट में ये सारी कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, इन ब्रॉड क्वेश्चंस का आंसर हमें निकालना है। मतलब दिस एंटायर टॉपिक इज अबाउट हाउ डू यू मैनेज द मटेरियल, हाउ डू यू लर्न टू मैनेज द मटेरियल। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज। मटेरियल परचेज करने की प्रोसीजर दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड करता हूं, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का मतलब क्या, जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में सारी परचेजिंग एक जगह से ही की जाती है। क्लासिकल एग्जांपल है डोमिनोज। अब पूरी इंडिया के डोमिनोज में चले जाइए, किसी भी डोमिनोज में चले जाइए, आपको टेस्ट में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट ये जितने भी चेन रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स है, सबवे है, कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको टेस्ट में बिल्कुल चेंज फील नहीं होगा। क्यों फील नहीं होगा, थिंक अबाउट इट। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा वो क्या करते हैं। अरे हमारी मम्मी जब हमारे खुद के घर में खाना बनाए तो टेस्ट अलग आता है, और किसी और के घर चले जाए वहां टेस्ट अलग आता है। फिर मम्मी आंसर देती है पानी का बदलाव है, तो पानी के बदलाव से तो टेस्ट में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, नमक मिर्ची का बदलाव है तो टेस्ट में तो फर्क पड़ता ही। तो मेरे ये समझ ही नहीं आया कि ये पानी का बदलाव और ये नमक मिर्ची का बदलाव डोमिनोज के साथ क्यों नहीं होता है। हाउ डू दे हैव अ सेम टेस्ट अक्रॉस ऑल द नेशन। पूरे भारत के किसी भी डोमिनोज में चले जाओ, सेम टेस्ट, सेम टाइप की सॉसेस मिल रही है, सेम टाइप का चीज मिल रहा है, सेम ऑरिगेनो, सेम चिली। कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज परचेसिंग। जितने भी लोकल स्टोर है ना, उनको जो अधिकार नहीं है कि जाकर वो कोई सामान लोकल मार्केट से लेकर आए, जिसको हम कहते हैं एलपी, लोकल परचेजेस करें। आप डोमिनोज में जाते हैं, कहते हैं भैया एक अनियन कैप्सिकम पिज्जा दीजिएगा, और वो कहते हैं भैया कैप्सिकम खत्म हो गया, कोई बात नहीं रुको मैं जाकर मार्केट से लेके आता हूँ। कभी आपने देखा डोमिनोज वाला बंदा गया बाहर और ठेले, ओ भैया इधर आओ, हाँ क्या भाव दिए, शिमला मिर्च, हाँ, अरे यही शिमला मिर्च को हम अंदर जाके कैप्सिकम बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बेल पेपर भी बोल देते हैं हम, है ना, हाँ चल तोलो ना 1 किलो, फटाक से तोलो, कस्टमर इंतजार कर रहा है पिज्जा बना के देने का है। कभी ऐसा हुआ कि डोमिनोज में नहीं। सो इफ दे डोंट हैव कैप्सिकम, they will not sell you pizza, they will not take your orders in which there is capsicum because of the centralized purchasing। तो centralized purchasing के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं इसको समझना, ताकि इस पे अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो आप अच्छे से लिख सकें।
सेंट्रलाइज परचेजिंग क्या है? इट इज अ प्रोसीजर वेयर बाय ऑल द रॉ मटेरियल इज परचेज सेंट्रली फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और फ्रॉम द हेड ऑफिस, and from there the material is supplied to all its branches. The branches are not allowed to do LP, that is local purchases. Benefit क्या है? Number one, you can ensure, as an organization you can ensure a homogeneous taste and quality. Number two, you can ensure, very important, that the material price remains lowest. क्योंकि आप एक चीज सोचिए, अगर पूरी इंडिया के डोमिनोज की परचेजिंग एक जगह से होगी तो यार उसकी परचेज की क्वांटिटी कितनी होगी, वो जिस भी सप्लायर से सामान खरीदता है उससे कितनी अच्छी बार्गेनिंग कर पाएगा, क्योंकि बल्क परचेजेस है। समझ में आ रहा है? सेंट्रलाइज परचेजिंग, नुकसान क्या क्या है सेंट्रलाइज परचेजिंग के? क्या सेंट्रलाइज परचेजिंग की वजह से हो सकता है कि आपके स्टोर्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, जिसको हम कहते हैं स्टॉक आउट। स्टॉक आउट हो सकता है, ऐसा कई बार हुआ है। मैं पेपे पनीर पिज़्ज़ा मुझे पसंद है, आउट ऑफ ऑल द डोमिनोज पिज़्ज़ा, तो पेपे पनीर पिज़्ज़ा में पनीर एक कंपोनेंट होता है। कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं मेरे साथ, जब मैंने डोमिनोज में गया, मैंने ऑर्डर दिया, वो कहा नहीं यार पनीर नहीं है, इसलिए हम पेपे पनीर नहीं दे सकते हैं आप कोई और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए जिसमें पनीर नहीं होता हो। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है डिसेंट्रलाइज परचेजेस। डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, इट इज द प्रोसीजर वेयर बाय देयर इज नो सेंट्रल डिपार्टमेंट, देयर इज नो सेंट्रल परचेजिंग सिस्टम। हर ब्रांच, हर डिपार्टमेंट अपनी अलग परचेजिंग करता है, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम। तो नॉर्मली ये होता है कि दोस्तों जब तक कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन जाता उनका सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम नहीं होता है। छोटे छोटे ब्रांचेस जो है, छोटे छोटे जो ब्रांड्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइज परचेजिंग में जाते हैं। दूसरा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, मटेरियल प्रोक्योर करने का अब एक सवाल सवाल आता है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है? तो इसके लिए दो सिस्टम्स हम लोग देखने वाले हैं। एक जिसका नाम है फोरकास्ट और बजट ड्रिवन मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। क्या कहा मैंने? फोरकास्ट या बजट ड्रिवन मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, और दूसरा होता है जस्ट इन टाइम सिस्टम जिसका नाम है JIT सिस्टम। फोरकास्ट और बजट ड्रिवन मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, और दूसरा है JIT सिस्टम। पूरी चीज में एक चीज फोकस में रखनी है, मुझे इन दो चीजों से बचना है। कौन सी दो चीजों से बचना है? मुझे मतलब ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करना है, इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करना है सो दैट देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज a proper balance, and I have to avoid these two situations. एक स्टॉक आउट, दूसरा ओवर स्टॉकिंग। दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं। स्टॉक आउट के भी नुकसान है और ओवर स्टॉकिंग के भी नुकसान है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है? स्टॉक आउट स्टॉक आउट कौन सी सिचुएशन है? आउट ऑफ स्टॉक, मतलब आपको फिनिश गुड्स बनाना है लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो स्टॉक आउट से क्या क्या नुकसान होंगे एक बार एंटिसिपेट करते हैं, दिमाग चलाते हैं। सर सबसे पहला नुकसान जो होगा स्टॉक आउट का वो ये है कि माय प्रोडक्शन प्रोसेस will get stalled। स्टॉल्ड का मतलब होता है हॉल्ट हो जाना, रुक जाना। मेरी पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगी। अब प्रोडक्शन प्रोसेस हॉल्ट हो गई तो फिर उससे मेरी एक कॉस्ट लगेगी जिसको कहते हैं आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। अब इमेजिन करो मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मेरा वन ऑफ द रॉ मटेरियल है टायर्स। अब मेरे वेयर हाउस में टायर नहीं है और मेरी कार में असेंबली लाइन में कार लगी पड़ी है, एक पर्टिकुलर मॉडल की कार लगी पड़ी है। अब वो कार तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक टायर नहीं लगेंगे। अब जब तक टायर नहीं है तब तक मेरी पूरी की पूरी असेंबली लाइन रुकी पड़ी है। ये जो मशीन्स है, इस मशीन के लिए मैंने बैंक से लोन लिया है, उस लोन पे मैं क्या पे कर रहा हूं? इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। वो इंटरेस्ट कॉस्ट मेरी लगती जा रही है। आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए स्पेक्टेटर देखता जा रहा हूं, बस दैट्स ऑल। मेरे पास चॉइस ही नहीं।
आई डोंट हैव अ चॉइस, मुझे सिर्फ बैठकर देखना है कि मेरी कॉस्ट लग रही है, मेरे मजदूर, मेरी लेबर खाली बैठी है बिल्कुल, उनको सैलरी फालतू जा रही है। ये सब मेरी कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट कहती है? आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। द कॉस्ट इंकर्ड व्हेन योर कैपेसिटी रिमेन्स आइडल इज नोन एज आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट के और नुकसान क्या है? वी मे लूज अ कस्टमर। रॉ मटेरियल नहीं है, फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, फिनिश गुड नहीं बनेगा, कस्टमर ज्यादा समय तक आपका इंतजार नहीं करेगा। आजकल सबसे सबसे ज्यादा जो लोगों में कमी है ना, वो है पेशेंस की कमी। पेशेंस नहीं है, मुझे फटाफट फटाफट होना, ये लंबा लंबा टाइम वाला काम ही नहीं है भाई। कैसी वेटिंग भाई, वेटिंग फेटिंग कुछ नहीं है। प्रोडक्ट होना मतलब होना, अगर तू नहीं देगा तो मार्केट में 10 लोग बैठे हैं तेरे जैसे ये प्रोडक्ट देने वाले। बात तो लॉजिकल है। तो यू में लूज अ कस्टमर। देन नेक्स्ट CAC, that is customer acquisition cost will be wasted। लॉजिकल है। CAC कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, क्लासिक एग्जांपल है एडवर्टाइजिंग। भैया मैंने करीना कपूर को हायर किया अपने ब्रांड की आइसक्रीम प्रमोट करने के लिए, ठीक है, करीना ने जाके करोड़ों रुपए चार्ज कर लिए, एडवर्टाइजिंग बनाई, सब कुछ किया, करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया। ये मेरी कौन सी कॉस्ट है? CAC है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग ब्रांड प्रमोशन इज अ CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। दिस इज द कॉस्ट टू एक्वायर द कस्टमर सो दैट आई कैन गेट द कस्टमर अप टू द शॉप्स टू डिमांड माई प्रोडक्ट। अब मेरा कस्टमर दुकान पे आता है, प्रोडक्ट की डिमांड करता है, और मेरा प्रोडक्ट है ही नहीं दुकान पे। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, मैं स्टॉक आउट हूं। तो मेरे दोस्त, अगर आप समझोगे तो स्टॉक आउट जो है ना, बहुत बुरी सिचुएशन है। तो मुझे इतना रॉ मटेरियल रखना है कि मैं स्टॉक आउट ना हो। ठीक है सर। फिर दूसरा एक्सट्रीम क्या है? ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग का क्या नुकसान है? मैंने एक साथ बहुत सारा, पूरा साल भर का जरूरत का सामान एक साथ खरीद के रख दिया। हाई इन्वेंटरी कैरिंग ऑब्लिक हैंडलिंग कॉस्ट। हाई कैरिंग कॉस्ट, हाई हैंडलिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट एक्सेट्रा। मैंने एक साथ स्टॉक करके रख लिया तो क्या होगा? मेरी कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। ये सब कैलकुलेट करना हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल में डिटोरियोरेट विथ टाइम। समय के साथ साथ मेरे रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब होती रहेगी, टेस्ट खराब होता रहेगा। लॉजिकल है यार, बात लॉजिकल है। एयर लगती है, मॉइस्चर लगता है, चीजों का टेस्ट चला जाता है, कलर फेड होता जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो फ्रेश चीज खाने का मजा है और एक पुरानी स्टोर की हुई चीज खाने का मजा है, वो दोनों में डिफरेंस होता है। क्लासिक एग्जाम्पल है, आजकल आप देखोगे सीजनल फ्रूट्स के भी पल्प अवेलेबल होते हैं, साल भर आपको पल्प मिल जाएंगे उसके, है ना। जामुन है, आम है, इनके पल्प मिलते हैं। तो मतलब पहले किसी जमाने में तो ये होता था कि मैंगो शेक या आम रस आपको सिर्फ गर्मियों के दिनों में ही मिलेगा क्योंकि आम का मौसम होता है। लेकिन अब तो वो सिचुएशन है ही नहीं। अब तो आपको जब आम रस पीना मिल जाएगा, जब मैंगो शेक पीना मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में कैंड पल्प आते हैं। लेकिन ये पल्प में ना वो टेस्ट नहीं आता है जो ओरिजिनल मैंगो में आता है। तो ये समझना, ओवर स्टॉकिंग का ये नुकसान है। तीसरा, ओवर स्टॉकिंग की वजह से तीसरा नुकसान,
भाई साहब मैं आज जो फिनिश गुड बना रहा हूं, ठीक है, क्या ये अश्योरिटी है कि मैं अगले पूरे साल भर यही फिनिश गुड बनाऊंगा ही बनाऊंगा कंपल्सरीली, मैंडेटरीली? द आंसर इज नो। मेरे प्रोडक्शन प्लान समय के अनुसार चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, मेरी स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है। तो आज अगर मैंने एक साथ मटेरियल खरीद के रख लिया और कल चलकर सपोज कीजिए मैंने वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू किया या मैंने अपने प्रोडक्शन प्लान को चेंज कर दिया, मैंने कहा यार मैंने देख लिया मेरे यहां ना ये वाला प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, मेरे यहां ये वाला प्रोडक्ट चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मेरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब मैं ये वाला प्रोडक्ट नहीं चलाऊंगा क्योंकि इसका उठाव नहीं है, मार्केट में कंज्यूमर नहीं है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता हूं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, समझिएगा, मैंने एक साथ जो ओवर स्टॉकिंग करके रखा है वो पूरा के पूरा मटेरियल तो दोस्त मेरा वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे ये नुकसान ना हो, ओवर स्टॉकिंग मेरी ना हो। इसीलिए यहां पर हम ये दो टाइप की प्रोसेस देखेंगे। सर ये तो आपने हमें धर्म संकट में डाल दिया यार आपने तो परेशानी में डाल दिया। अब तो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कितना मटेरियल खरीदें। अगर कम खरीदते हैं तो स्टॉक आउट का रिस्क होता है, और अगर ज्यादा खरीद लेते हैं सर तो ओवर स्टॉकिंग का रिस्क होता है। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम से छुटकारा पाए तो पाए कैसे, और यही चीज अब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि अगर इन दोनों चीजों से छुटकारा पाना है तो कैसे पाना है। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा आपके स्क्रीन पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फोरकास्ट या बजट ड्रिवन मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। व्हाट इज दिस फोरकास्ट? फोरकास्ट का मतलब होता है प्लानिंग करके। तो आप पूरे साल भर की एक प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग के बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि कितना कितना मटेरियल ऑर्डर करना है। तो अब यहां पे ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं ना, ये डिस्कशन सिर्फ इस चैप्टर का नहीं है, ये इसका और बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल दोनों का डिस्कशन है। सबसे पहले ना कंपनी प्लानिंग से चलती है, कंपनी में बजट्स बनते हैं। तो सबसे मेन बजट जो किसी भी कंपनी का बनता है ना, उसको कहते हैं सेल्स बजट। कौन सा बजट कहते हैं? सेल्स बजट। सेल्स बजट बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है प्लानिंग डिपार्टमेंट या फिर बजटिंग डिपार्टमेंट। बहुत अच्छे से समझना, ये कहीं नहीं मिलेगा। अब ये जो सेल्स बजट है ना, इसको दूसरे दो डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं, एक जिसका नाम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट और दूसरा जिसका नाम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अब अपना टारगेट मिला है कि मुझे इस साल इतने इतने यूनिट्स बेचना है। सेल्स बजट क्या बताता है कि मुझे कितने यूनिट्स बेचना है और कितनी रुपए का सेल करना है। मतलब सेल्स वैल्यू बजट बनता है और सेल्स क्वांटिटी बजट बनता है। तो कितने रुपए का सेल्स करना है और कितने यूनिट्स बेचना है। तो एक मोटा मोटी इक्वेशन बनता है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अब सवाल यहां पर आता है कि भाई अब ये टारगेट तो मिल गया कि कंपनी को इस साल में इतने इतने यूनिट्स बेचने हैं। अब ये इतने इतने यूनिट्स कैसे बेचने हैं, इसका प्लान कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाता है। भैया जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट अब दिमाग लगाएगा कि अगर मुझे इतने इतने यूनिट बेचने हैं तो अब मुझे क्या क्या मार्केटिंग कैंपेन्स करना पड़ेगा, क्या क्या प्रमोशनल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, किन सेलिब्रिटीज को हायर करना पड़ेगा, कौन से इवेंट्स में जाकर मुझे प्रमोशंस करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रोडक्ट पिच हो, ताकि मेरा प्रोडक्ट बिके। और दूसरा डिपार्टमेंट आप यहां देख रहे हैं उसका नाम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसका नाम है बिल ऑफ मटेरियल। नाउ व्हाट इज अ बिल ऑफ मटेरियल? सेल्फ एनालिसिस पेज पे जाएंगे और लिखेंगे सभी जने व्हाट इज अ बॉम, BOM, BOM का फुल फॉर्म है बिल ऑफ मटेरियल। सेल्फ एनालिसिस पेज पे जाएंगे और लिखेंगे अ बिल ऑफ मटेरियल, अ बॉम इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। A bill of material is a standard quantities of raw material required to produce 1 unit of finished goods. Now what is a BOM? What is a bill of exchange? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, it is a standard quantity of raw material required to produce 1 unit of finished goods. अब मुझे अगर एक कार बनानी है तो एक कार बनाने के लिए मुझे 5 टायर चाहिए। 5 टायर क्यों? 4 चक्कों के 4 और एक स्पेयर व्हील। मुझे एक बैटरी चाहिए, मुझे इतने इतने हेडलैम्प चाहिए, मुझे इतना ऑडियो सिस्टम चाहिए, इतने स्पीकर चाहिए। ये है बॉम। बॉम का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स।
ये कौन सा काम करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हर कंपनी में होता है ये डिपार्टमेंट, अलग अलग नाम हो सकता है, मैं तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो आपको सिर्फ इसी जगह पे मिलेगा। अब ये बजट के बेसिस पर बनता है हमारा दूसरा बजट। सबसे पहला बन गया सेल्स बजट ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने उसको यूज किया। अब बना अगला बजट बेटा जी, जिसका नाम है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट बनाने वाले डिपार्टमेंट का नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स बजट में क्या दिख रहा था? कितने यूनिट्स बेचना है। प्रोडक्शन बजट में होगा कितने यूनिट्स बनाना है। भैया जी बेचना कितना है पता तो चल गया। अब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यू विल गेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। ये पूरी चीजें हमने देखनी है, ये बजट हमने बनाना सीखना है लल्ला, चैप्टर नंबर 15 में, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल में। तो प्रोडक्शन बजट से हमें पता चलेगा कि कितने यूनिट्स हमें बनाना है। अब बनाते क्या है? फिनिश गुड्स। बेचते क्या है? फिनिश गुड्स। लेकिन प्रोडक्शन बजट से पता चलेगा कितने यूनिट्स बनाना है। उसके लिए हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि हमें कितना कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। मतलब जो नेक्स्ट बजट बनेगा वो बजट है परचेस बजट। कौन सा बजट है बेटा जी? परचेस बजट। परचेस बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द परचेस डिपार्टमेंट। ये परचेज डिपार्टमेंट आपको बताता है, आपको समझाता है कि भैया आपको कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। कॉस्टिंग के अंदर जब हम ये पूरा पढ़ रहे हैं ना, तो डोंट इमेजिन अ लाला जी की दुकान, इमेजिन अ बिग कंपनी। एक बड़ी सी कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट होता है। वो जो सवाल हमने अभी खड़े करे थे ना मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, कौन खरीदता है, किस प्राइस पे खरीदता है, किस वेंडर को देना है, ये कौन डिसाइड करता है, इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है? परचेज डिपार्टमेंट है। तो परचेज बजट बनता है जो हमें डिटरमाइन करता है कि यार हमें कितना खरीदना है। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने वाला एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, टॉप टू एंड सारी प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहले भैया कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। सबको अच्छे से दिख रहा है? सबको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से दिख रहा होगा। ये चार्ट्स को अभी नहीं बाद में आप बना लीजिएगा, है ना? कंपनी में अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। सपोज कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें एसी भी बन सकता है, रेफ्रिजरेटर भी बन सकता है, टीवी भी बन सकता है, मोबाइल फोन भी बन सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी बन सकते हैं। ये उनके अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन सिर्फ डिपार्टमेंट्स में इसका ही नहीं होता, प्रोडक्शन कंपोनेंट्स का भी होता है। तो अब जैसे कि रेफ्रिजरेटर का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसर, जो एयर कंडीशन में भी यूज होता है। तो अब ये जो कंपनीज है ये अपने कंप्रेसर्स खुद बनाती है। तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंप्रेसर का भी हो सकता है। तो कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है। फिर कंपनी का एक दूसरा डिपार्टमेंट है स्टोर डिपार्टमेंट, जहां पर मटेरियल मैनेजमेंट होता है। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पर्सन का, उसका नाम होता है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर वो इंसान होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है मटेरियल को मैनेज करना, जिम्मेदारी होती है वेयर हाउस को मैनेज करना, गोडाउन को मैनेज करना। ये वो पर्सन होता है जो अपने पास में एक रजिस्टर लेकर बैठा होता है जिसको कहा जाता है स्टोर्स लेजर। क्या कहलाता है वो रजिस्टर? स्टोर्स लेजर। और उसकी जिम्मेदारी है कि भैया स्टोर के बाहर टेबल कुर्सी लगाकर बैठने का, जब भी स्टोर में मटेरियल आएगा ये आपकी जिम्मेदारी है, जब भी स्टोर से मटेरियल जाएगा ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इंश्योर करना है कि ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए और स्टॉक आउट भी नहीं होनी चाहिए। अब ये पूरा कंट्रोल वो कैसे रखता है, ध्यान से समझना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहां पर फिनिश गुड्स बनाया जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल की जरूरत होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रीच आउट करता है। कौन से डिपार्टमेंट को? स्टोर डिपार्टमेंट को, एक डॉक्यूमेंट के जरिए। ये पूरी प्रोसेस अगर आप देखेंगे ना, इतनी ब्यूटीफुल प्रोसेस है। ये पूरी प्रोसेस में अलग अलग जगह डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। No process is driven by an individual. The entire process is automatic through a document. People may come and go, but the process must remain forever. So the production departments, whenever they need material, they approach the store department through a document known as MRN, Material Requisition Note. और store department को कहते हैं कि हमें ये मटेरियल चाहिए। This MRN contains what? ब्रॉडली 5 पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट से रिलेटिंग। पहली पॉइंट, कौन सा डिपार्टमेंट इसको इनिशिएट करता है, तो MRN इज इनिशिएटेड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा, किस डिपार्टमेंट पे दिया जाता है,
मतलब स्टोर डिपार्टमेंट पे दिया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है, स्टोर डिपार्टमेंट को देता है। तीसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है ये डॉक्यूमेंट का? ऑब्जेक्टिव है मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की जरूरत होती है तो वो रिक्वेस्ट करता है स्टोर डिपार्टमेंट से कि आप हमें मटेरियल दीजिए। चौथा, ब्रॉड कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? ये जो एमआरएन डॉक्यूमेंट होता है इसके ब्रॉड कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या लिखेगा? कौन सा मटेरियल चाहिए, कितने क्वांटिटी चाहिए या कितनी यूनिट चाहिए, कब तक चाहिए, है ना, फिर कौन से फिनिश गुड्स में बनाने के लिए चाहिए, ये ब्रॉड कंटेंट हो गया। और पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मैंने अपने बुक्स में दिए हैं, जितने भी बच्चे बैच अटेंड कर रहे हैं सबके पास मेरी बुक्स है, तो बुक के अंदर मैंने स्पेसिमेन दिया है। तो ब्रॉडली किसी भी डॉक्यूमेंट से जुड़े ना ये 5 पॉइंटर्स अगर आपके ध्यान में है और उस पर अगर कभी शॉर्ट नोट आया भी तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन सा डॉक्यूमेंट है दोस्तों? व्हेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नीड्स मटेरियल दे अप्रोच टू द स्टोर डिपार्टमेंट, और स्टोर डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आप हमें मटेरियल इशू करके दीजिए, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट। स्टोर डिपार्टमेंट के पास अगर मटेरियल है अच्छी बात है, मटेरियल इशू कर देंगे, अगर नहीं है तो सपोज करो कभी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सरप्लस मटेरियल है तो वो दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है, इसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है जिसका नाम है MTN, मटेरियल ट्रांसफर नोट। अब कितना लॉजिकल है भाई, मटेरियल डिपार्टमेंट 1 में है, डिपार्टमेंट 1 से 2 में चला गया, अब आपको नहीं लगता इसके लिए कोई रिकॉर्ड तो क्रिएट होना चाहिए? नहीं तो सबकी इन्वेंट्री मैच नहीं होगी। 1 ने अपनी मर्जी से 2 को दे दिया, भैया चाचा जी की दुकान है, आप एक कंपनी का हिस्सा हो, आप अकाउंटेबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप क्वेश्चनेबल हो फॉर ईच एंड एवरी केजी यूनिट ऑफ मटेरियल। तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल ट्रांसफर नोट का स्टोर्स लेजर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ये पता चलेगा, बट अभी के लिए समझ लेना। When material is transferred from one department to another department, एरोस देखो कैसे बने, क्या उसका स्टोर में कोई इंपैक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सरप्लस मटेरियल है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सरप्लस मटेरियल वापस किसको देगा? स्टोर डिपार्टमेंट को देगा। लॉजिक बहुत सिंपल है, जब जरूरत थी स्टोर से ले लो, जब एक्स्ट्रा बच गया स्टोर को वापस दे दो। तभी भी एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, उसका भी नाम MRN है, लेकिन उसका फुल फॉर्म है मटीरियल रिटर्न नोट। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल मांगता है तब क्या डॉक्यूमेंट बनता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। जब सरप्लस मटेरियल बच जाता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल वापस देता है तब कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है? मटेरियल रिटर्न नोट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक MRN रेज किया स्टोर डिपार्टमेंट पे मटेरियल रिक्विजिशन नोट। स्टोर डिपार्टमेंट ने चेक किया कि यार ये मटेरियल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब मैं स्टॉक आउट हूं। अब स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये मटेरियल खरीद के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे। अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास परचेज करने का तो अधिकार नहीं है, तो स्टोर डिपार्टमेंट अप्रोच करेगा एक दूसरे डिपार्टमेंट को जिसका नाम है परचेज डिपार्टमेंट, और एक डॉक्यूमेंट इशू होगा जिसका नाम है PR। PR का फुल फॉर्म होता है परचेज रिक्विजिशन। So store department is going to request the purchase department to purchase the material. Purchase department क्या करेगा? PR मिलने के बाद purchase department ये 5 steps फॉलो करेगा। सबसे पहले PR को रिसीव करेगा। PR कौन देता है? स्टोर कीपर। किसको देता है? परचेज डिपार्टमेंट। PR रिसीव करने के बाद वो इनवाइट करेगा टेंडर्स। टेंडर्स मतलब वो सबसे कहेगा कि भाई आप अपने कोटेशंस दो। सबके कोटेशंस लेने के बाद वो कोटेशंस का एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद वो एक वेंडर सेलेक्ट करेगा, और जो वेंडर का प्राइस सही है, क्वालिटी सही है, उसका सिलेक्शन होने के बाद उस वेंडर को ऑर्डर प्लेस करेगा। और ऑर्डर प्लेस करते समय एक डॉक्यूमेंट इशू होगा जिसको कहते हैं PO, परचेज ऑर्डर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनना। What are the factors considered by the purchase department while selection of the vendor? कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, सोचो, दिमाग चलाओ। कोई किताब आपको एक क्वेश्चन नहीं सिखा सकती, कॉमन सेंस। इसलिए कहता हूं ना, C फॉर कॉस्टिंग, C फॉर कॉमन सेंस। परचेज डिपार्टमेंट जब वेंडर सेलेक्ट करता है तो क्या क्या फैक्टर्स वो कंसिडर करता होगा। अब एक बार ब्रॉडली आप सोचो, लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने दिमाग में एक बार सोचने की कोशिश करो कि आपको अगर अपने घर के लिए कुछ खरीदना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है जिसके लिए मल्टीपल सेलर्स है, मल्टीपल वेंडर्स अवेलेबल है,
तो आप क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे, किन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप डिसीजन लोगे? तो सर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर मुझे मेरे घर के लिए मिठाई लेके आनी है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि जिस दुकान से मैं खरीद रहा हूं उस दुकान की ब्रांड वैल्यू क्या है, गुडविल क्या है, तो गुडविल ऑफ सप्लायर। दूसरा, उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स क्या है। अगर मुझे पता चलता है अरे यार मार्केट में आएगा विराट कोहली ने इधर के छोले कुलचे खाए, तो लगे चले दो वहां पे, क्यों? अरे भाई सिंपल है ना, विराट कोहली ने अगर वहां खाया मतलब कुछ तो गुडविल होगी, तो कस्टमर से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। भैया बिल गेट्स आके डॉली चाय वाला के यहाँ चाय पीकर चला गया, डॉली चाय वाला सेलिब्रिटी बन गया, क्यों? क्योंकि बिल गेट्स उसके यहाँ आए चाय पीने के लिए। आप समझ रहे हो? तो क्वालिटी, गुडविल, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, कैपेबिलिटी टू फुलफिल द ऑर्डर। मैं उसको ऑर्डर दे दूं और पता चले मेरा पैसा लेकर उड़न छू हो गया, तो क्वालिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड, फीडबैक ऑफ द कस्टमर, कस्टमर एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल सर्विस, एवरी सिंगल थिंग मैटर्स। प्राइसिंग मैटर्स, क्या प्राइस हमें दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो हमें मैटर करता है, पेमेंट टर्म्स मैटर करती है। अब आप देखो कितना जनरलाइज्ड आंसर है, 4 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। व्हाट आर द फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय द प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट व्हाइल सेलेक्टिंग अ सप्लायर। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसका नाम है परचेज ऑर्डर। ये परचेज ऑर्डर किसको इशू करता है बेटा जी? सप्लायर को। अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर ये परचेज ऑर्डर के बेसिस पे ऑर्डर को प्रोसेस करेगा और सामान को जो है भेजेगा कहां पर? कंपनी के फैक्ट्री के गेट पर। फैक्ट्री के गेट पे ट्रक पहुंचा, पंप पंप, ट्रक पहुंचने के बाद हमारा वॉचमैन गेट कीपर उसको रोकेगा। गेट कीपर रोकेगा और सबसे पहले चेक करेगा, भैया ये ट्रक किस चीज का है, पता चले इसमें गोला बारूद आ गया तो कंपनी उड़ा दी तो पहले चेक करेगा, भाई कहां से आए हो, कैसे हो? नहीं, ओरली बात नहीं होगी, डॉक्यूमेंट के थ्रू बात होगी। ट्रक ड्राइवर क्या करेगा, 3 डॉक्यूमेंट्स हैंडल करेगा, हैंडओवर करेगा हमारे वॉचमैन को। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इनवॉइस, कि ट्रक में जो सामान है वो उसका बिल क्या है। फिर ट्रक में जो सामान है क्या वो सामान हमने ही मंगाया है? भाई ऐसे भी तो हो सकता है कोई फेक इनवॉइस भेज दे, जबरदस्ती सामान भेज दे, तो हमने मंगाया इसका एविडेंस क्या है? हमारी कंपनी का पीओ वहां पे दिखना चाहिए। भाई मेरी कंपनी का पीओ है, मतलब मेरी तरफ से ऑर्डर गया है और उनकी कंपनी का इनवॉइस है, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये इनवॉइस है। और फिर ट्रक वाले का बिल, ट्रांसपोर्टर का बिल। ये सब रिसीव करते ही हमारा जो वॉचमैन है, गेट कीपर है, वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम है GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। ये गुड्स रिसीव्ड नोट ना एक एविडेंस क्रिएट करता है कि हाँ कंपनी के फैक्ट्री गेट पे प्रोडक्ट आया था, हाँ कंपनी के फैक्ट्री गेट पे इतने इतने बजे ट्रक आया था, ट्रक में ये सामान था, ट्रक ड्राइवर का नाम ये था, रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, ट्रक का वजन इतना, सारा एविडेंस क्रिएट होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक पॉइंट पर एविडेंस क्रिएट होगा, हर एक पॉइंट पे डॉक्यूमेंट क्रिएट होना चाहिए। देयर शुड बी अ पर्सन हु इज लायबल फॉर दिस। और फिर बाद में हमारा ये वॉचमैन क्या करेगा, ट्रक को साइड में पार्क करवाएगा। अब ट्रक में जो सामान आया है क्या वो सामान उचित क्वालिटी का है? पता चले कि भाई अगर मैंने उस सामान का इंस्पेक्शन किए बिना उसको पूरे सामान को सीधा मेरे गोदाम में उतार दिया और अगर कल चल के ये सामान इंफीरियर क्वालिटी का निकला तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मेरी कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर और एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये एक ब्रॉड प्रोसेस मैंने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्टिकलशिप एंड आफ्टर आर्टिकलशिप। I worked for a lot of manufacturing industries and therefore this entire process I've drawn in front of you. तो ट्रक ड्राइवर ट्रक को, जो गेट कीपर है वो ट्रक को साइड में पार्क करवाएगा। अभी माल गोदाम में खाली नहीं करेगा, वेयर हाउस में खाली नहीं करेगा, और वो जाकर बुलाएगा हमारे QC क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले को या फिर लेबोरेटरी डिपार्टमेंट वाले को और बोलेगा भैया ट्रक में जो सामान आए ना उसका आप सैंपल निकालो और जाकर आप क्वालिटी चेक करो। क्या ये सामान एज पर डिफाइंड क्वालिटी है या नहीं है? क्योंकि अगर ये सामान बहुत ही खराब क्वालिटी का है तो हम ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने क्या बताया था, रॉ मटेरियल डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स। तो अगर मेरा रॉ मटेरियल खराब आया तो मेरा फिनिश गुड्स खराब बन जाएगा। कैन आई कॉम्प्रोमाइज विद माई फिनिश गुड? नहीं बेटा, ब्रांड बनने में सालों लगते हैं, खराब होने में एक इंस्टेंस लगता है, दैट्स ऑल। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई फिनिश गुड्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने QC डिपार्टमेंट को कहूंगा आकर सैंपल ड्रॉ करो और आप डिसीजन लो। मतलब उसमें फिर गेट कीपर की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें वेयर हाउस कीपर की जिम्मेदारी नहीं है।
बाद में कल चलकर कोई परेशानी होती है, कोई पंगा होता है कि ये इतनी खराब क्वालिटी का मटेरियल किसने अप्रूव किया, तो हम डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, भैया ये देखो इसके साथ में क्या लगी है, QC रिपोर्ट लगी है, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट लगी है, बकायदा इस रिपोर्ट के तहत ये मटेरियल को अप्रूव किया गया था। ये QC रिपोर्ट अप्रूव होने के बाद ये मटेरियल चला जाता है स्टोर डिपार्टमेंट में। अगर ये QC रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाती है, देखो, तो फैक्ट्री गेट से ये मटेरियल वापस वेंडर के यहां भेज दिया जाता है। हम आपके हैं कौन, रखो अपना सामान अपने पास। समझ में आ रहा है आपको? फिर स्टोर डिपार्टमेंट में मटेरियल चला गया, फिर क्या होता है, परचेस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स परचेस डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं कि भैया आपने जो परचेस ऑर्डर रेज किया था वो परचेस ऑर्डर के तहत हुक्म की तामीर हुई है, हमें गुड्स मिल चुके हैं, ये रही उसके गुड्स रिसीव नोट, ये रहा उसका इनवॉइस, ये रहा ट्रांसपोर्टर का बिल, और ये रही उसकी QC रिपोर्ट। मतलब परचेज डिपार्टमेंट को अब वापस जाकर घुसकर देखने की जरूरत नहीं है कि जो मटेरियल हमने ऑर्डर किया था वही मटेरियल आया है क्या, या उसमें भी कोई और प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दे कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, हमने जो मटेरियल ऑर्डर किया था वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने क्वालिटी चेक कर लिया है, क्वांटिटी किसने चेक किया है, वॉचमैन ने चेक कर लिया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट को बोल देगा भैया मटेरियल मिल गया। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसकी स्टोर लेजर में एंट्री करेगा, जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल मांगा था उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल पहुंच जाएगा। आप चेक करिए, स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल मांगा था उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल पहुंचा देगा, और फिर बाद में परचेज डिपार्टमेंट वेंडर का पेमेंट प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के लिए पेमेंट कौन से डिपार्टमेंट से होता है बेटा जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पेमेंट होता है, उसको पेमेंट करेगा और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट वेंडर सप्लायर को पेमेंट करेगा। चेक ऑल ऑफ यू। सो गाइस, दिस इज द एंटायर प्रोसेस known as forecast और budget driven material procurement procedure। इस प्रोसीजर के तहत क्या होता है, हम हमारी कंपनी में अलग अलग बजट्स बनाते हैं, हम हमारी कंपनी में फोरकास्ट करते हैं, पूरा साल भर का प्लान बनता है, और उस प्लान के अनुसार, प्लान को क्या कहते हैं हम, बजट कहते हैं। कौन सा बजट बनता है, टॉप मोस्ट बजट, सेल्स बजट। फिर कौन सा बजट बनता है दोस्त, प्रोडक्शन बजट। उसके बाद कौन सा बजट बनता है बेटा, परचेज बजट। इस बजट के बेसिस पर, इस बजटिंग के बेसिस पर हम मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करते हैं। फोरकास्ट और बजट ड्रिवन मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक यस और नो। पानी पी लेता हूं थोड़ा। क्लियर हुआ सबको? बहुत अमेजिंग चीज है यार, कॉस्टिंग बता रहा हूं, दुनिया ही अलग है, ठीक है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ऑर्डर मटेरियल परचेज सिस्टम जो है, इट इज बेसिकली नो इन्वेंटरी और जीरो इन्वेंटरी सिस्टम। इस पे भी एक बार शॉर्ट नोट आ चुका है 4 मार्क का एग्जाम में। नो इन्वेंट्री या जीरो इन्वेंट्री सिस्टम, इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम में हम कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते, हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हम वैसे वैसे रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं। मतलब रॉ मटेरियल ऑर्डर इज प्लेस्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपने कभी ये चौक पे, जैसे दिल्ली के राजेंद्र नगर में या फिर पुणे के सदाशिव पेट में बाजीराव रोड पे या मुंबई के अंदर रेलवे स्टेशन के बाहर आपने देखे होंगे ये नाश्ते वाले खड़े होते हैं, इडली सांभर बेचते हैं, है ना, और कुछ चीजें बेचते हैं। आपने देखा ये काफी लोग इडली खुद नहीं बनाते हैं, ये इडली किसी और से लेते हैं। मतलब देयर इज अ सप्लायर जिसका काम है इडली बनाकर इन लोगों को बेचना, और ये लोग रिटेल बेचते हैं। मतलब बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ बिजनेस, एक है B2B और एक है B2C। ये इडली का स्टॉक नहीं रखते हैं, ये इडली उतनी ही खरीदते हैं जितनी उनको बेचनी है। दे वर्क ऑन जीरो इन्वेंट्री सिस्टम, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, अंडर दिस सिस्टम द कंपनी डजंट मेंटेन्स एनी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
देखो फोरकास्ट और बजट ड्रिवन में तो आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना है, क्योंकि आप कौन सी मेथड, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो। आप पहले फोरकास्ट कर रहे हो, आप पहले प्लानिंग कर रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो कि मेरी डिमांड कितनी होगी, उसके अनुसार उसके बेसिस पर आप रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हो। जस्ट इन टाइम में ऐसा नहीं है, कोई प्लानिंग है ही नहीं, सिंपल सी चीज है। आप अपना एक प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं कि मैं इस महीनों में इतने इतने यूनिट्स बनाने वाला हूँ, इतने इतने यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ, और आप अपना एक प्रोडक्शन शेड्यूल बनाकर उसको अपने वेंडर्स के साथ शेयर करते हैं। जो भी आपके वेंडर्स हैं, जो भी आपके सप्लायर्स हैं ना, उन लोगों के साथ आप शेयर कर देते हैं कि भैया इस साल में मैं इस महीने में इतने इतने यूनिट्स बनाने वाला हूँ, ये रहा मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। और ये शेयर करने के बाद फिर वेंडर्स क्या करते हैं, दे सप्लाई गुड्स एज पर दैट शेड्यूल, दैट इज ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। देयरफॉर द कंपनी डजंट मेंटेन एनी स्टॉक ऑफ गुड। बट अब आप समझना, दोनों में अलग अलग टाइप की रिस्क है। फोरकास्ट और बजट ड्रिवन में आप स्टॉक आउट नहीं होंगे, लेकिन ओवर स्टॉकिंग की रिस्क है। और जेआईटी के अंदर आप ओवर स्टॉकिंग नहीं होंगे, लेकिन स्टॉक आउट होने की रिस्क है। तो ये दो अलग अलग मेथडोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है, दो अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर हो रहा है सबको, पक्का? तो ये जो सवाल हम लोगों ने हमारे सामने खड़े किए थे, आई होप आपको धीरे धीरे करके इन सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं। सम पॉइंट्स रिलेटिंग टू फोरकास्ट और बजट ड्रिवन मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी राइटिंग का काम है आप बाद में कर लेना, करना जरूर। लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, सबको मैं कहना चाहता हूं, है ना, कि फोरकास्ट बजट ड्रिवन जो भी मैं लिखवा रहा हूं सब लिख लेना। सर आई हैव हर्ड अबाउट टाटा नैनो फैक्ट्री प्लांट जेआईटी। सर यस, मेरे रेगुलर बैच के अंदर ही मैंने एग्जांपल दिया था कि टाटा नैनो जो है, नैनो कार इतनी सस्ती बन कैसे पाई, क्योंकि उन्होंने जेआईटी फॉलो किया था, ठीक है। नाउ under this system there are less chances of being stock out unless there is a failure in planning, but high chances of overstocking. फोरकास्ट और बजट ड्रिवन ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला है, जेआईटी बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर स्टॉक आउट होने की रिस्क नहीं है, पर ओवर स्टॉकिंग की रिस्क ज्यादा है। अंडर दिस सिस्टम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई as huge amount of money is invested in inventory. Since we are maintaining so much inventory, we also need to incur inventory carrying cost. क्योंकि हम लोग इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो हमें इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट देनी होती है। कैरिंग कॉस्ट का एक और नाम क्या बताया मैंने, हैंडलिंग कॉस्ट। द कॉस्ट इंकर्ड टू मेंटेन इन्वेंट्री लाइक वेयर हाउस रेंट, स्पेशल पैकिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। ओवर स्टॉकिंग और स्टॉक आउट दोनों के बारे में हमने पढ़ा है, वापस एक बार सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। द ओवर स्टॉकिंग का मतलब है द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू होल्ड और मैनेज द इन्वेंट्री, इसको कहते हैं ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। भाई अगर मैंने कहीं इन्वेंट्री रखी है तो मुझे वहां वॉचमैन भी रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा। स्टॉक आउट कॉस्ट किसे कहते हैं, if raw material is not available when required by production department, then there are two major consequences. पहला, our entire production capacity remains idle. कौन सी कॉस्ट बताई मैंने, कौन सी कॉस्ट सिखाई, idle capacity cost, and therefore the capex, that is capital expenditure, is keeping idle. This cost is known as idle capacity cost. Clear हो गया? Our customers may not wait for our product and may shift to competitive products. जैसे कि मैंने कहा कि कस्टमर जो है बड़े ही चंचल नेचर का होता है, आप अगर उसकी डिमांड फुलफिल नहीं करोगे वो कहीं और चला जाएगा, एंड देयरफॉर देयर इज अनदर कॉस्ट नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? चलें आगे 100%, ठीक है। चलो अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले पेज पर ही आपको आना है और वहीं पे लिखते रहना है। कोई प्रॉब्लम परेशानी यहां तक? ऑल ओके, फैंटास्टिक। चलो तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का जो काम है वो करने वाले को हम कहते हैं स्टोर कीपर।
एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मैं अलग टाइप से लिखवाता हूँ। RM का फुल फॉर्म है रॉ मटेरियल। स्टोर कीपर जो है वो एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है जिसको कहा जाता है स्टोर्स लेजर। इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं। और ये जो स्टोर लेजर है दोस्तों, ये स्टोर लेजर में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स, इश्यूज ऑब्लिक सेल्स। इश्यूज मतलब इशू फॉर प्रोडक्शन। और फिर हमें मिलता है यहां पे क्लोजिंग स्टॉक। इश्यूज ऑब्लिक सेल, और फिर हमें मिलता है क्लोजिंग स्टॉक। जब हम कहते हैं दैट वी हैव टू असर्टेन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, या मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूं, गलत नहीं लिखा है, इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। एकदम ब्रॉडली बताऊं तो ये फॉर्मूला हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल। कितने यूनिट्स मेरे पास स्टॉक में थे, कितने यूनिट्स मैंने खरीदे और कितने यूनिट्स मैंने बेचे, तो वो बेचने के बाद कितने यूनिट्स मेरे पास स्टॉक में बचे, वो है मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। रेट पर यूनिट जो होता है, ये रेट पर यूनिट पूरी तरह डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में हम यहां 4 मेथड्स देखने वाले हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। फीफो, लीफो, सैम और वैम, ये 4 अलग अलग मेथड्स हम देखने वाले हैं। जब हम बात करते हैं बेटा जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर ना 2 अलग अलग मोड्स ऑफ वैल्यूएशन आते हैं। मोड्स का मतलब होता है वैल्यूएशन करने का तरीका। पहला जो मोड होता है उसे हम कहते हैं पीरियोडिकल वैल्यूएशन, और जो दूसरा मोड है उसे हम कहते हैं परपेचुअल वैल्यूएशन। पीरियोडिकल वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी एक दिन पे इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना एज ऑन अ गिवन डेट, उसे कहते हैं पीरियोडिकल वैल्यूएशन। परपेचुअल वैल्यूएशन का मतलब होता है ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। तो परपेचुअल वैल्यूएशन करने के लिए हमें एक चीज बनानी होती है, उसे कहते हैं स्टोर्स लेजर।
પીરિયોડિકલ વેલ્યુએશન માટે સ્ટોર લેજરની ગરજ નથી મોટા ભાઈ, સમજી ગયું? पीरियोडिकल वैल्यूएशन करने के लिए स्टोर्स लेजर की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, बट परपेचुअल वैल्यूएशन करने के लिए स्टोर्स लेजर की जरूरत पड़ती है। तो स्टोर्स लेजर बनाना हमें सीखना है। तो ये जो रेड कलर से चीजें मैंने लिखी है ना, ये वो सारी चीजें जो हमें सीखनी है, जो हमें असरटेन करनी है, जो हमें कैलकुलेट करनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात है। ट्रैकर में अपडेट करता जाता हूं जब तक। डन ऑल ऑफ यू? चलें आगे। कम ऑन, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये परचेज डिपार्टमेंट जो है ये मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं असरटेनमेंट ऑफ लैंडेड कॉस्ट। क्या कहते हैं? असरटेनमेंट ऑफ लैंडेड कॉस्ट। अब बेटा जी इसको कंपेयर करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन, यूजेबल कंडीशन। तो कंसेप्ट ऑफ लैंडेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक्स में आएंगे, AAA टेक्स्ट बुक में आएंगे। सबको टेक्स्ट बुक्स दी गई है, सबके पास हार्ड कॉपीज अवेलेबल है। यहां पर आप आएंगे, आदत डाल लीजिए जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उस क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर का रेफरेंस देने का, और यहां पर आपको अपने रजिस्टर का पेज नंबर लिखना है जहां पर बेटा आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छे नोट्स आपके लिए बनाए गए। मैं एक बार आपको क्विकली नोट्स दिखा दूं। यूट्यूब पे डेमो बेटा 5 दिन का है। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शंस, यू कैन सिंपली विजिट अवर वेबसाइट। आप यहाँ देख रहे हैं पूरा चैप्टर कवर किया है, कलरफुल नोट्स है, कलर प्रिंटआउट्स हैं, सारी चीज़ें A to Z जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड कलर से लिख के मार्क करके दिया गया है। सारे फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं। ये देखिए मटीरियल रिक्विजिशन नोट का फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहा है, बिन कार्ड का फॉर्मेट दिख रहा है, स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट दिख रहा है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक जगह पर बना कर दी है। एक कंपैरेटिव चार्ट बना के दिया है ताकि आप इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के ब्रीफ पॉइंट्स बना सके कि कौन से डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। जितनी ज़रूरी है, जितनी एसेंशियल है, उतनी थ्योरी आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर इन सब के बाद में हम यहाँ पे शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट का ये क्वेश्चन है। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। रेडी ऑल ऑफ यू? तैयार हैं सभी जने? चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज के इस टॉपिक का, मटेरियल कॉस्ट का। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ 1250 kg ऑफ मटेरियल एक्स। दिमाग खुला रखकर सॉल्व कीजिएगा। 1250 kg मटेरियल एक्स की आपको डिटेल्स दी गई है, कंसाइनमेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। सीधी लास्ट लाइन में पढ़ता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लैंडेड कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स, अज्यूम दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। हमें निकालनी है लैंडेड कॉस्ट पर केजी। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने 1250 किलोग्राम मटेरियल एक्स खरीदा है। अब ये जो मटेरियल खरीदा है ये मैंने किसी बेसिक प्राइस पे खरीदा होगा। क्या वो बेसिक प्राइस ही मेरी कॉस्ट है? आंसर है नहीं। मुझे क्या करना है, वो मटेरियल मैंने जहां से भी खरीदा है वहां से वो मटेरियल मेरे फैक्ट्री में लाने तक, मेरे वेयरहाउस में लाने तक जितना भी खर्चा लगा है मुझे उसकी टोटल लेनी है, और उस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करूंगा मैं विद द टोटल क्वांटिटी, तो मुझे लैंडेड कॉस्ट पर केजी पता चलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड लैंडेड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। लैंडेड का मतलब क्या है? द प्रोडक्ट, द मटेरियल हैज लैंडेड टू योर फैक्ट्री वेयरहाउस। तो अप टू योर फैक्ट्री वेयरहाउस हम कॉस्ट लेंगे यहां पर। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले आपको पॉइंट कहता है कि मटेरियल की लिस्ट प्राइस जो है वो है 20 रुपीज पर केजी, लेकिन उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करता हूं
तो कहना है इसे 20 रुपीज पर केजी माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 2 रुपए पर केजी, तो इफेक्टिव बेसिक प्राइस इज ₹18 पर केजी। चेक करो, मतलब ये जो मटेरियल है ये मुझे 18 रुपीज पर केजी में मिला है। चलिए ठीक है, आते हैं हम हमारे रजिस्टर में। ऑल ऑफ यू कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन रेफरेंस क्वेश्चन 4/AAA/2.18, क्वेश्चन 4/AAA/2.18। सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स, दैट ऑल। कुछ क्वेश्चंस फॉर्मेट बना के करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट करेंगे। फास्ट ट्रैक बैच में यही तरीका है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने, लेकिन फॉर्मेट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मटेरियल की लेंगे बेटा जी बेसिक कॉस्ट। हमने परचेज किया है 1250 kg ऑफ मटेरियल और उसकी प्राइस जो है बेसिक प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इज ₹18 पर केजी। तो ये आ रहा है 22,500 रुपए। चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग 22,500? ठीक है, बी लिटिल क्विक। एक्साइज ड्यूटी इज 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज बेसिकली टैक्स ऑन प्रोडक्शन। तो 22,500 पे 25% मतलब 5,625 रुपीज की एक्साइज ड्यूटी होगी। तो अब आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 28,125। ये जो 28,125 आपको मिला है इसे हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी। जो फॉर्मेट में बना रहा हूं, जिस तरीके से लिख रहा हूं, बिल्कुल डिट्टो एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इसके। फिर आपको लग रहा है उस पर जीएसटी, ध्यान से पढ़ो, पॉइंट नंबर डी, जीएसटी इज 8% ऑन इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी। तो अब आप इसके ऊपर ऐड करोगे जीएसटी एट द रेट ऑफ 8%। तो 28,125 का 8% होता है 2,250 रुपए। तो अमाउंट हो गया 30,375। इसको कहेंगे हम एग्रीगेट नेट प्राइस। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूं। इसे क्या कहेंगे, एग्रीगेट नेट प्राइस। देखिए क्वेश्चन ने कहा है जीएसटी लगा है 8% ऑन इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, फिर इंश्योरेंस इज 1% ऑफ एग्रीगेट नेट प्राइस। तो ये हमारी एग्रीगेट नेट प्राइस है, इसमें हम ऐड करेंगे इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ 1%। तो इसका 1% हो गया 303.75। राउंडिंग ऑफ करता हूं मैं 304 रुपए। तो ये हो गया 30679। 30679। अब क्वेश्चन कहता है डिलीवरी चार्जेस है 250 रुपए। वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर बाद में कॉस्ट ऑफ कंटेनर। अब समझना, कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज ₹60 पर कंटेनर फॉर 50 kg ऑफ मटेरियल एंड रिबेट इज अलाउड ऑफ 40 रुपीज पर कंटेनर इफ इट इज रिटर्न विद इन 6 वीक विच इज अ नॉर्मल फीचर। मतलब क्या, समझना, आप जो मटेरियल खरीद रहे हैं वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी कंटेनर में आता है, सेफ कंटेनर में, ताकि मटेरियल का नुकसान ना हो। ये जो कंटेनर है, एक कंटेनर में कितना मटेरियल आता है, बेसिक चीजें समझना। 50 किलो मटेरियल आता है एक कंटेनर में, पर कंटेनर फॉर 50 kg मटेरियल। सबसे पहले तो हमको यहाँ निकालने पड़ेंगे कि हमें कितने कंटेनर्स लगने वाले हैं, नंबर ऑफ कंटेनर्स। तो बेटा टोटल हमारा मटेरियल है 1250 kg और एक कंटेनर में 50 kg मटेरियल आता है। तो 1250 डिवाइडेड बाय 50, guys we will need total 25 containers. Do you agree with me all of you?
total raw material purchased by us is 1250 kg and container, one container can transport 50 kg of material, तो टोटल हमें 25 कंटेनर चाहिए। एक कंटेनर का जो दाम है, प्राइस है, वो है 60 रुपीज़ पर कंटेनर, लेकिन इट कम्स विद द कंडीशन के अगर आप 6 हफ्तों में, 1.5 महीने में ये कंटेनर को लौटा देते हैं तो आपको 40 रुपये वापस दे देते हैं। एंड दिस इज़ अ नॉर्मल फीचर, मतलब आमतौर पे कोई भी ये कंटेनर रखता नहीं है, लौटा देता है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कंटेनर इज 20 रुपीज़, द नेट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कंटेनर इज 20 रुपीज़। तो हमें 25 कंटेनर पे 20 रुपए की कॉस्ट लगने वाली है। चलिए अगली कॉस्ट ऐड करते हैं, ऐड कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। सिंपल सी चीज है, रिटर्नेबल कंटेनर है इसीलिए हम इतनी कॉस्ट ले रहे हैं। सपोज करिए ये रिटर्नेबल नहीं होता था तो पूरा 60 रुपये हमारी कॉस्ट होती थी, है ना। तो 60 रुपीज़ माइनस 40 रुपीज़ रिटर्नेबल है, 20 रुपीज़ बचा, इंटू 25 कंटेनर्स। आई होप ये 25 कंटेनर्स कैसे आया ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपने अपने पास लिख के रखा होगा। 500 रुपये कंटेनर की कॉस्ट, है ना। नहीं लिखा है तो कहीं पे लिख लीजिएगा। 1250 kg ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 50 kg पर कंटेनर, देयरफॉर 25 कंटेनर्स। क्लियर हो गया। ओके अब देखो नेक्स्ट और क्या कॉस्ट दी है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ कंटेनर हो गया। अब क्वेश्चन कहता है वन कंटेनर लोड ऑफ मटेरियल वाज रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन एंड नॉट एक्सेप्टेड। एक सेकेंड, मतलब अब हमारी यहां पर कॉस्ट तो आ गई है। एक बार हमें पता चल चुका है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1250 kg रॉ मटेरियल ऑब्लिक 25 कंटेनर ऑफ रॉ मटेरियल। तो 30679 प्लस 250 प्लस 500, द टोटल कॉस्ट बिकेम 31429, 31,429। ये है टोटल 1250 किलो या 25 कंटेनर की कॉस्ट। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें से एक कंटेनर भर के जो मटेरियल है, वापस पढ़ो, वन कंटेनर लोड ऑफ मटेरियल, वन कंटेनर हैज हाउ मच केजी ऑफ मटेरियल, 50 kg ऑफ मटेरियल वाज रिजेक्टेड। तो अब वो मटेरियल रिजेक्ट हो गया, वापस भेज दिया। मैंने बताया था ना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मटेरियल रिटर्न किया है उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ 50 kg ऑब्लिक वन कंटेनर रिजेक्टेड। कैसे निकालेंगे बेटा जी उसकी कॉस्ट, 31,429 रुपीज डिवाइडेड बाय 25 कंटेनर्स। बेटा जी मैं चाहूं तो केजी में भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कंटेनर में भी कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर मुझे केजी में करना है तो 31,429 को डिवाइड करना है 1250 से और मल्टीप्लाई करना है 50 केजी से, है ना। तो डिवाइडेड बाय 25 कंटेनर, तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर रिजेक्टेड है 1257। चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। तो फिर अब हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट टोटल कॉस्ट ऑफ 1200 kg ऑब्लिक 24 कंटेनर ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो हो गया 30172। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1200 kg और 24 कंटेनर्स, ये उसकी कॉस्ट हो गई। और अब इसमें और क्या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग एंड हैंडलिंग इज 0.25 ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट वी हैव एक्सेप्टेड। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक और कॉस्ट, अनलोडिंग कॉस्ट। कितनी है, 0.25%। तो जो मटेरियल रिजेक्ट हो गया वो फैक्ट्री गेट से वापस चला गया, जो एक्सेप्ट हो गया वो कहां पर आ गया, हमारे वेयरहाउस में आ गया। तो 30172 का 0.25% ये हो गया 75.43। राउंडिंग ऑफ कर लेता हूं 75। तो आपको मिलेगा, देयरफॉर इसको हम कहेंगे टोटल लैंडेड कॉस्ट। क्या कहेंगे बेटा जी, टोटल लैंडेड कॉस्ट। ये हमारा सवाल नहीं है,
हमारा क्वेश्चन है लैंडेड कॉस्ट पर केजी। तो अब ये टोटल लैंडेड कॉस्ट है। अब ये टोटल लैंडेड कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे विथ टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज विद अस? 1200 kgs. Therefore landed cost per kg divided by 1200, it becomes rupees 25 point, go up to 2 decimal 21 per kg. That's how you do. सिंपल सी चीज ध्यान रखना है। एक इसमें एडिशनल पॉइंट क्वेश्चन के लास्ट में दिया गया है कि assume that input credit is not available. सिंपल सा, आप चाहो तो सेल्फ एनालिसिस पेज पे भी लिख सकते हो। अगर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, मतलब आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, तो इट इज नॉट अ कॉस्ट, तो आप उसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल है, मतलब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो फिर इट इज अ कॉस्ट, तो फिर आप उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट आपको लिखना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। कल की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लैंडेड कॉस्ट का एक और क्वेश्चन करेंगे, स्टोर्स लेजर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप थोड़ी तैयारी करना चाहते हैं कल की क्लास के लिए, ताकि आप थोड़ा टाइम सेव कर सकें, तो 1.5 पेज ब्लैंक छोड़िए, 1 पेज ब्लैंक छोड़िए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। उसके बाद ये वाला फॉर्मेट आप बनाकर आइएगा 3 से 4 पेजेस का, 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ दीजिए बल्कि, और फिर ये फॉर्मेट बनाइए 3 से 4 पेजेस का। 10 कॉलम है, एडजॉइनिंग पेज की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेज पर बनाकर आइए। और ये है फॉर्मेट ऑफ स्टोर्स लेजर। कल की क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट एंड लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू गिव 5 स्टार and write your feedback. Thank you so much. See you in the next lecture. All the very best.